अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलबीना आगा। मेरी और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप तमाम तर पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक। ये ईद का मौका बहुत ज़्यादा अहम इसलिए होता है कि इस ईद के दिन सिर्फ़ और सिर्फ हम खुशियाँ नहीं मनाते बल्कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी इस ईद की बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह जब लोग इस ईद पर जानवरों को लेकर आते हैं और जो जानवर है वो यकीनन अल्लाह की रज़ा के लिए लेकर आते हैं, कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का लोग ख्याल रखना भूल जाते हैं। जिस तरह जानवरों को तकलीफ़ में डालना, जानवरों के साथ बहुत बुरा रवैया रखना और शो ऑफ करना, बहुत सारी इस तरीके के एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम उम्मन बात नहीं करते। आज के प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे और जाहिर है ये भी जानेंगे अपने मेहमानों से कि वो किस तरीके से ईद मनाते हैं और ईद की खुशियाँ किस तरह उनकी दूसरे लोगों से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं और क्या सिर्फ़ और सिर्फ वो ईद की खुशियाँ अकेले मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ या थोड़ा वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ भी करते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके साथ मौजूद है हुमायूं मसूद मॉडल और एक्टर हैं, और यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर तहसीन आबदी मौजूद है MQM पाकिस्तान से, और उनके साथ हनीफ गौहर साहब मौजूद हैं, बहुत रीनोन बिजनेसमैन हैं। आप तमाम मेहमानों को भी मैं ईद मुबारक कहती हूँ। और यहाँ से शुरू करते हैं महमूद मौलवी साहब से। रोज़ तो मैं आपसे पॉलिटिक्स पर ही बात करती हूँ जब भी मैं आपका इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी ईद के हवाले से बात कर लेते हैं। इस ईद को आप कैसे मनाते हैं? देखिए, ईद तो वैसे ही होती है जैसे सब लोग मना रहे हैं कि पहले नमाज है, नमाज के बाद फ़ौरन मेरे ख्याल से ये वाहिद ईद है जो कोशिश करते हैं कि सुबह की नमाज हमें मिल जाए, वरना आम हालत में लोग देर से जाना, हम तो चाहते हैं कि भाई 6 बजे वाली नमाज में चले जाएं ताकि जल्दी आ जाएं, ताकि जो कुर्बानी के फरीज़े से ठीक है ना आदमी फारिग जल्दी हो जाए। और उसी हिसाब से मेरे ख्याल से कसाई को भी हम यही कहते हैं कि भाई सुबह सुबह ज़रा पहले तुम हमारे यहाँ कर लेना, फिर दूसरों के यहाँ जाना। कसाई इज ऑलवेज ऑन डिमांड। इट्स ऑन डिमांड। मैं देखिए यहाँ पे जो होता है ना कसाई, इट इज़ मोर ऑफ अ कल्चर। देखिए ना हमारे यहाँ ये कल्चर है, क्योंकि अगर आप देखें मतलब सऊदी में और दूसरे ममालिकों में ये इस किस्म से ईद नहीं मनाई जाती, इस किस्म से कुर्बानी नहीं होती। हम अपने घर के बाहर करते हैं। देखिए ना यहाँ तो हम घर के बाहर जब तक ना करें और जब तक वो बच्चे बकरे को या गाय को वो गली में ना फिराएं, चाहे वो किसी भी इलाके की बात करें, चाहे वो डिफेंस से ले लें या आप कोई भी इलाका ले लें, वो गाय या बकरे को लेके वो घूमना और लोगों को बताना कि देखें जी हम गाय लेके आए, वो बकरा होता है। या कुछ लोग तो गाय और उनको बाहर रख के पूरा शामियाना का इंतज़ाम करके, वो एक चीज़ है। और फिर वहाँ पे वो कसाई भी वहीं काट रहा है। बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं है, जो कि मैं बाहर के वो मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसको भी ये ईद मना रहे हैं। तो पता नहीं मेरा नजर, अब ऑब्वियसली मैं तो सालों से हम मनाते ये कल्चर में मैं कहूँगा आ रहे हैं, तो इसलिए हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर देखा जाए इसको थोड़ा सा मैं तो कहूँगा हम भी कुछ चेंज करें कि देखें जहाँ देखें कि रोडों के ऊपर हम जैसी होता है हमने अपना कुर्बानी कर दी, जो उसके एक्स्ट्रा चीज़ें, अपना कचरा तो हम बाहर रोड पे निकाल के फेंकते हैं बदकिस्मती से। वो एक हमने अपना घर साफ किया, वो खून जो गिरा उसको भी हमने धो के रोड पे डाल दिया, और वी आर नॉट बॉदर्ड कि जी क्या दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है, उससे हम बॉदर्ड नहीं है। हम ये है कि हम अपना, जबकि कुर्बानी का मतलब ये है सेक्रीफाइस हम अपने लिए दें ना। देखिए ना ये था किस चीज़ के लिए, मगर हम इधर करते हैं। इट इज़, आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल देन रिलीजियस इन कराची एंड इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। एग्जैक्टली मेरा तो ये भी थोड़ा सा आप कहते हैं कि ट्रेंड चेंज होना चाहिए। स्लॉटर हाउसेस लेकिन कहाँ पर लेकर आएंगे? हमारे पास तो निज़ाम इतना दुरुस्त नहीं है। पहले सफाई का मसला इतना बड़ा, फिर उसके बाद डिफरेंट स्लॉटर हाउसेस कहाँ पे हों? क्या इसकी कोई जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के? होने तो चाहिए गवर्नमेंट के साथ भी। देखिए अभी भी जैसे बहुत सारे इदारे हैं, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गए हैं वापस। नहीं पॉलिटिकल ना हो तो मेरे ख्याल से ईद का दिन है, पॉलिटिकल को छोड़ ही दें। देखिए मगर ऐसे कुछ इदारे हैं जो कि कर रहे हैं। वी शुड नॉट, मतलब ईद का दिन है, हम भी इसको फेस्टिवल की तरह मना लेते हैं, ठीक है। मगर मैं फिर भी कहूँगा लोगों से कि यार अपना जो कुर्बानी का जो वेस्टेज है उसको कम से कम फेंके बाहर फेंके, कम से कम ऐसी जगह पर डंप करें, सही जगह पे डंप करें, या ले आके जहाँ कूड़ादान है वहाँ पे ले जाएं। और इतना तो मेहनत कर ही लें। एग्जैक्टली, इनिशियल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हुमायूं। इंडिविजुअली हम अपने आप से स्टार्ट ले सकते हैं और आसपास के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं।
तो आप क्या इस ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी जिस तरह मैं स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिस तरह पीटीआई और एमकेएम मिलकर काम कर रही है, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इनके लिए कि ये नाकाम हो जाए। हम इनको सपोर्ट करें और अपने तौर से जितना हो सकता है हम उनको सपोर्ट करें, काम करें उनके लिए। कचरा बाहर ना फेंकें, क्योंकि अभी बारिश भी है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं आ सकेंगी कचरा उठाने के लिए। तो हम लोग जहाँ तक हो सकते हैं लोगों के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें ज़रूरत है खुद काम करने की। और ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पहले दिन कुर्बानी नहीं होती, हमारे सेकंड डे कुर्बानी होती है। पहले दिन हम लोग छोटे हैं फैमिली में, बड़ों को सलाम करने जाना, नमाज पढ़ना, फिर सलाम करना। सेकंड डे कुर्बानी होती है, फिर गोश्त वगैरह इन चीज़ों में पूरा दिन गुजर जाता है। अच्छा, यानी फर्स्ट डे में क्या करते हैं आप? फर्स्ट डे नमाज के बाद क्योंकि मेरे फादर छोटे हैं, तो हमारे जो ताया हैं, फुप्पो हैं, उन लोगों को हम लोग सलाम करने, उनसे मिलने जाते हैं। अच्छा। उनके कुर्बानी होती, तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ताकि हम सब मिलके सबकी कुर्बानी अटेंड करें। अच्छा। वो उनके साथ उनकी थोड़ी हेल्प कर लें, फिर वो हमारे घर पे आ जाएं, हमारी कुर्बानी में थोड़ा सा हेल्प आउट करें। अच्छा। तो इस तरह हम लोग थोड़ा सा तो इंजॉय हो जाता है थोड़ा सा। तहसीन, आपके घर में क्या किस तरीके से सेलिब्रेशन होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टार्ट तो ऐसे ही होता है कि भाई जो बड़े भाई हैं सब वो सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वेट करते हैं कि वो आके फिर कुर्बानी करते हैं। उसके बाद फिर कब्रिस्तान चले जाते हैं जी सब से। फिर उसके बाद फिर शाम में फिर खाने वगैरह बनना, फैमिली इनवाइटेड होती है फर्स्ट डे। सेकंड डे ये कि फिर हम इनवाइटेड होते हैं फैमिलीज़ में, जहाँ पे भी चाचू के हैं सबके जाना। थर्ड डे जो है वो टोटली फ्रेंड्स के लिए होता है। अच्छा, तो वो 3 दिन। लेकिन अभी जब से पॉलिटिक्स में आई हूँ तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, क्योंकि फैमिली इवेंट्स अलग चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एमक्यूएम में जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली शोधा की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ सबको इंस्ट्रक्शन होती है कि आप सबसे पहले जो है वो शोधा के घर जाएँ, उनसे उनकी फैमिली से जाके मिलें, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें, और उसके बाद फिर आपकी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये आपका सारा होता है तरीक़ाकार। हनीफ, आपका कैसे होता है? आप यहीं पे कराची पे ही सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मैं कराची आइट्स हूँ, यकीनन पश्तो स्पीकर ज़रूर हूँ, लेकिन हूँ कराची वाला। तो इसी वजह से मेरे सारे पेरेंट्स और माशाल्लाह सारे बहन भाई सब कराची में ही हैं, तो यही करते हैं। बाकी तो मेरे जो तीनों दोस्तों ने कहा है, तो तकरीबन ये रूटीन तो सबकी होती है, ईद की नमाज पढ़ना। बकरा ईद क्या कभी कराची से बाहर की है? जी, या फिर पाकिस्तान से बाहर? जी पाकिस्तान से बाहर। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मैंने इटली में की थी बकरा ईद। अच्छा। तो मुझे पाकिस्तान की ईद की कदर आई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे ये ज़रूर है कि हम गलाजत वगैरह जो फैलाते हैं, वो तो हम कल्चर, जब तक हम लोग का माइंड सेट चेंज नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें पूरी बहैसियत कौम पूरे चेंज होना पड़ेगा। तो आज तक हमारा माइंड सेट नहीं है चेंज हुआ, तो लेकिन कदर आती है उसके बावजूद कि जिस तरह से आप कुर्बानी पाकिस्तान में आपको मौका मिलता है, वो दुनिया में किसी मुल्क में आपको मौका नहीं मिलता। वो इसकी कदर मुझे इस तरह से आई कि जैसे अभी 9-10 छुट्टियां आ रही हैं, तो पिछले साल गालिबन छुट्टियां थी, तो हमने प्लान कर लिया, जैसे इस बार बहुत सारे दोस्त गए मुल्क से बाहर, तो हमने भी प्लान कर लिया, चले जी हम यूरोप टूर पे चले जाते हैं। तो हम फैमिली के साथ सब यूरोप टूर पर चले गए। अब गए तो ईद वाला दिन हमारा जो है इटली के अंदर था। अच्छा। अब जब हम इटली में थे, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि वहाँ तो माहौल बिल्कुल ही मुसलमान तो है नहीं। तो हम तरसे थे यार कि ईद के दिन हम करें तो क्या करें, ईद के जो गोश्त हम किस तरीके से खाएं। आप यकीन करें कि इतनी तलब हो रही थी कि किसी तरह से हमें कुर्बानी के गोश्त मिल जाए, तो हम समझेंगे हमारी ईद हो गई। बेसिक तो यही होता है। तो हमारा एक मैनेजर था होटल का, वहाँ पर बांग्लादेश का मैनेजर था, मुसलमान था। उसके साथ हमने दोस्ती बनाई इसीलिए कि यार कि कम से कम इस ईद के ऊपर ये हमें किस तरह से गोश्त अरेंज करके दे दे। और वो वाकई एक अच्छा इंसान था। तो वो हमें ईद की नमाज पढ़वाने भी लेकर गया जामा मस्जिद, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ईद की नमाज इटली में कहाँ पढ़ी जाती है। वो हमें लेकर गया नमाज पढ़वाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इटली में उनके साथ जाके ईद की नमाज भी पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद उसने कहा यार कि मैंने कुर्बानी की है। जैसे महमूद भाई ने कहा कुर्बानी तो स्लॉटर हाउस में वहाँ पर की जाती है, आपको आम जगह पे तो हो नहीं सकती, लेकिन वहाँ से आपको कुर्बानी का गोश्त कम से कम मिल जाता है। तो वो फिर हमें अपने घर लेकर गए। उनकी वाइफ ने जो है अपनी तवाज़ा की ईद के ऊपर हमारी कुर्बानी का गोश्त पका के खिलाया। तो हमने इस तरह से इंटरनेशनल ईद जो है इटली में हमारी ये यादगार है। और बहुत डिफरेंट होती है बाहर। हम लोग यहाँ पर तो प्रॉपर्ली पता चल रहा होता है आपको, रोड्स पर, लोगों के घरों में, ओवरऑल चैनल्स के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करूंगी, आप तो चले फिर भी इटली की बात करें, तो वहाँ पर भी पता नहीं चलता। वहाँ से मस्जिद में पता लगता है आपको। बाहर के ममालिक में जब आप मस्जिद में जाते हैं ना, जहाँ मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आप यकीन करेंगे सिर्फ पता होता है कि आज ईद का दिन है। हमारे तो अदरवाइज कोई ईद का दिन। सर वहाँ तो वैसे तैयारी भी नहीं होती, शलवार कमीज जैसे यहाँ होता है, वहाँ पैंट शर्ट और ये पहन के नहीं होता। कि हमें जो है इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी बाहर हमारा तो पूरा अटायर बता रहा होता है कि ईद है, वहाँ
वहाँ पे तो हटाया नहीं है, बरसगीर जैसी ईद तो कहीं पे भी नहीं मनाई जाती है, जैसे हमारी हिंदो पाक में मनाई जाती है। मैं नहीं समझता कि हिंदो पाक जैसी ईद पूरी दुनिया में कहीं मनाई जाती हो। अगर आप गल्फ स्टेट्स ले लें, गल्फ कंट्रीज आप ले लें, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मालूमात होती। वो भी दूर दूर जाकर जो रेगिस्तानों में अभी की बात कर लूँ पिछली ईद की, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा था दुबई में कि वाकई ईद है या नहीं है। दुबई में वही कानून है ना कि स्लॉटर हाउस में जाना है। दुबई में भी नहीं, आपने जैसे हम लोग यहाँ जहाँ लिटा देते हैं, जहाँ कनार बांध देते हैं, हमारे यहाँ तो देखे ना क्या वो वायरल हुई भी आजकल। एक वीडियो भी वायरल हुई भी है कि देखे ना कि किसी के घर के आगे वो खुटा खोद दिया कि जनाब आज के बाद से अपने घर के आगे आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि अब हमारी गाय बन गई है। ठीक है, ऐसे ही है। आपने कनाब तक आ दी है, अब आपका यहाँ से गुजर बसर ईद के बाद होगा, यहाँ से आप अपने घर नहीं जा सकते, इस रास्ते से आपको जाना है तो आपने घूम कर जाना है। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन लोग बहुत खूबसूरत चीज है ये चीज वैसे है खूबसूरत, अगर ना हो तो फिर मजा नहीं आता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस दफा अपने कचरे की जो जिम्मेदारी खुद लेंगे। इसी तरह तो पूरा हमने खुद गंदा किया है। सिर्फ पीटीआई और एमकेएम पे नहीं छोड़ेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काम नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगा पीटीआई को और इनको कि बिल्कुल कराची में एमकेएम का काम था। ये एमकेएम की मेयरशिप जो है तो एमकेएम के पास है, लेकिन बदकिस्मती से मेयर हमारे हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। ना सिर्फ वो यहाँ पर रोते रहते हैं, बल्कि जब वो कोर्ट में मैं 2-3 मेरा इत्तेफाक हुआ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कराची बदमनी केस चल रहा है, आप यकीन करें कि वो कोर्ट में भी हर वक्त जाके यही रोना रोते हैं और जस्टिस गुलजार उनको यही तसल्ली दे रहे होते हैं, ये वाले रोने आपने पॉलिटिकल बात करनी है। मेरे यहाँ पर सिर्फ कराची के हवाले से आपने बात करनी है कि कराची को कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ तो दोनों बहुत ही बड़ा एक फिर बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा टॉपिक है। बस अल्लाह करते हैं कि सफाई हो जाए, बस जिस तरह भी हो रही है बस हो जाए। कराची का दर्द जिसको भी हम उसे अप्रिशिएट करते हैं जी, और क्योंकि कराची के जो लोग हैं, कराची की वजह से तो पूरा पाकिस्तान जो है सरवाइव कर रहा है, तो अल्लाह करते हैं, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। महमूद साहब, आप कोई ऐसी चीज़ जो पॉइंट आउट करना चाहते हैं जो कि इस ईद पे होती है जो कि गलत है और करेक्शन की ज़रूरत है? तो ये करेक्शन तो बहुत सी चीज़ों की है, जो भी आपको लगता है कि मेजर चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये जो दिखावा है ना जी, हम इसको जितना कम कर सके जी, ठीक है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके इफेक्ट जो है जी, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, और ये मैं बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको कम करें, ताकि क्योंकि देखें वो जो कहेंगे कि जी मैं 5 लाख की या 20 लाख की गाय लेके आया हूँ, 5 और 20 लाख की तो कहानी भी नहीं रही अब तो। मगर वो जो कहते हैं ना, तो वो इतने महंगा लेके आएंगे और देखिए अल्लाह कुर्बानी कबूल करे सबकी, मगर वो जो दिखावा शुरू होता है ना वो नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट कर रहा है। यानी ये दिखावे वाली चीज को आप कहते हैं मतलब मैं तो कहूँगा कि भाई जितना इसको एक्सक्लूड कर सके, क्योंकि देखें ना ये हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं और इसको दिखावे की तरह ना करें। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मतलब शोबाजी ना करें, तो अल्लाह के पास आपकी नीयत जाती है बेसिकली, तो अल्लाह ताला के पास आपकी नीयत जाती है। ये थोड़ी होगा 1 तो करोड़ हज़रत का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी वजह से कुर्बान किया कि अल्लाह ताला को उनकी नीयत देखी थी। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल महमूद भाई सही कह रहे हैं। ये नहीं कि जी मैं 50 लाख की गाय लेके आया हूँ, तो 50 लाख के हिसाब से मुझे सवाब मिलेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। हुमायूं से भी जानेंगे कि हुमायूं कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि वो इस ईद पर होती है और लोग उसको ना करें। जानेंगे एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी हुमायूं के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हुमायूं चाहते हैं कि सोसाइटी में उसकी करेक्शन होनी चाहिए इस ईद पर। जी हुमायूं। अलवीना, मेरे नज़दीक तो जो हमारे माशरे में वीक लोग हैं फाइनेंशियली, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि हम अपनी खुशी में उनको भूल जाते हैं। क्या है कि हम लोग अपने फ्रिज भर लेते हैं ना, मैंने आपके घर भेजा, आपने मेरे घर भेजा और बारबेक्यू करके खा लिया। हाँ, मेजॉरिटी एग्जैक्टली ऐसी होता है, लेकिन ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको कैसे फिक्स करें? फिक्स यही है कि आप उनको में भेजना छोड़ दे लोग कि उन्होंने भेजा है अब हम दोबारा भेजें इनके घर। ये कर्टसी छोड़ 1-2 साल, अभी जैसे मैम बात कर रही थी, 1-2 साल बुरा मानेंगे, उसके बाद सही हो जाएंगे, लेकिन वो चीज अच्छी है। 4-5 साल तो आई गेस हो गए होंगे या 3-4 साल जितने भी हुए, हमने भी एक कर्टसी छोड़ दी है। बस जो डिजर्विंग है वहाँ पे जो आप देखेंगे कौन कौन किसको जरूरत है। अब ये जो सारे लोग इतना ऑलरेडी अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर लग्जरी उनके पास है, आखिर क्या ज़रूरत है? आपने हमारे घर भेजा, हमने आपके घर भेजा, फॉर्मेलिटी के अंदर हम लोग वो बारबेक्यू करके खा लिया और आधा फ्रिज में डाल दिया, वो फिर पूरे साल चलता है।
जब तक आप बीमार ना हो जाए। तो तहसीन, आप कौन सी करेक्शन की तरफ इशारा करेंगी? मैं भी बात करूँगी, जैसे सर ने भी बात की थी कि लोग इतनी ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए इतनी महंगी महंगी कुर्बानियाँ करते हैं, और आपने कहा कि 20 लाख भी अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वेस्टेज की बात आती है तो फिर आप हुकूमत की तरफ देखते हैं या आप अपने जो भी नुमाइंदे होते हैं वहाँ देखते हैं। जब आप करोड़ों तरबियत में जब कुछ आप मसला है ना, हमारे लोगों की एथिक्स तो है ही नहीं। जब आप करोड़ों का जानवर ले सकते हैं तो जो वेस्टेज होता है कि आप उसको नहीं कहीं प्रॉपर तरीके से टैक्सेस भी तो दे रहे हैं ना, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल टॉक हो जाएगी। टैक्सेस भी तो दे रहे हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जैसे अभी मेयर साहब की बात हो रही थी, मैं ज्यादा पॉलिटिकल बात करना नहीं चाह रही, लेकिन वो भी तो सवाल है, जिस तरह कोर्ट ने उनसे कहा है कि फिर आप छोड़ दें, इख्तियारात नहीं है। देखिए फिर से मेरा बहुत डिटेल जवाब लीजिएगा, क्योंकि मेरी इस पे बड़ी स्टडी है और बहुत लंबी ना, हम लोग रोज मैं क्योंकि वसीम भाई के साथ काम कर रही हूँ, यू नो इट, कि मैं उनकी फाइनेंस कमेटी मेंबर भी हूँ, तो मुझे पता है हाउ इट्स वर्क्स, कि मतलब किस तरह चीज़ें चल रही हैं, किस तरह आपके जो मेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो जो लोकल गवर्नमेंट के पास जो इदारे होते हैं वो नहीं है। मेयर कचरा नहीं उठा सकता, मेयर रोड्स नहीं बना सकता, मेयर सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए रह गया, सैलरी देने के लिए रह गया, लोगों को हज पे भेजने के लिए रह गया। आपने बिल्कुल एक उसको बेख्तियार करके बिठा दिया है और आप तालियां बजा रहे हैं कि देखो ये काम नहीं कर रहा, देखो ये काम नहीं कर रहा। आप काम करने कहाँ दे रहे हैं? और ये सारी बातें जो सर ने कही, सर बंदा जब भी रोएगा, मतलब जो बात जो साथी है बार बार वही बोलेगा ना, जो बात वो तो ऑन द रिकॉर्ड है ना। चलिए तहसीन, इतना कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कचरा फेंकना बंद कर सकते हैं, लेकिन लोग अपना पैसा लगा के काम कराएं। नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑफ, बिकॉज़ व्हाई आर वी गिविंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? जो वेस्टेज है आप अपने बेडरूम में डालेंगी, आप ओन करती हैं अपने घर को, तो आप अपनी गली को ओन क्यों नहीं कर सकते? यही तो मैं कह रही हूं, आपको गली में ना करें, देखिए पैरेलल भी चल सकती है चीजें। एग्जैक्टली, देखिए अगर आप देख रही हैं अभी आपकी मुल्क का क्या हाल है, हम जितना डाउनफॉल में जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, अगर हम थोड़ा सा ओन कर लें अपनी चीजों को, थोड़ी हेल्प कर दें। मैं ये नहीं कह रही हम गंद ना फैलाएं, हाँ मैं यही बात कह रही हूँ कि आपका घर के सामने अगर वेस्टेज पड़ा है तो क्या आपको अच्छा बुरा नहीं लग रहा? आपको क्या वेट कर रहे हैं शाम में आके गाड़ी उठाएगी? अगर आप थोड़ा प्रॉपर, मतलब आपने करोड़ों रुपए लाखों खर्च कर दिए हैं, जो डंपिंग एग्जैक्टली, मैं यही बात कह रही हूँ कि थोड़ी सी ओनरशिप लाने की जरूरत है। और आप थोड़ा सा, जैसे सर ने नियत की बात की, क्योंकि अल्लाह मियां के पास सिर्फ नियत जानी है, वो आपके करोड़ों रुपए या लाखों रुपए नहीं जाने। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा तरह होता तो फिर गरीब की कुर्बानी तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं होती, फिर अमीर की कुर्बानी माशरे में डिविजन्स बहुत पैदा कर देते हैं। बिकॉज आपके सराउंडिंग्स में शायद आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से लोग ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे डिप्राइव लोग हैं आपकी, क्योंकि 98% पॉपुलेशन जो है वो डिप्राइव है हमारे मुल्क की, 2% इलीट्स हैं। तो आप मजीद डिप्राइव लोगों को करें तो आप अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज ले आए कि आपकी नीयत के साथ आपकी इस तरह की चीज़ें अल्लाह मियां के पास जाएं, तो शायद कुर्बानी और बेहतर तरीके से। हनीफ साहब, आपकी तो माशाल्लाह से बहुत डिफरेंट और क्रिएटिव और अच्छी हॉबीज़ हैं, फार्म भी है आपका माशाल्लाह से, तो आपने कुछ जो है उसमें एक छोटा कैटल फार्म भी बनाया हुआ है, तो आपको तो मालूम है कि कितना खर्चा आता है, जो देखभाल करते हैं, खुराक होती है, मवेशी मंडी भी मैं गई थी, तो उनसे जब मेरा सवाल हुआ कि आखिर इतना महंगा जानवर, इतना क्यों, इसमें क्या है, तो वो कह रहे थे कि हम इसको मक्खन खिलाते हैं। इंटरव्यू पे उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मक्खन, गाय को और बकरी को मक्खन खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दही खिलाते हैं, इसको मकई खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे थे। नहीं, इस तरह होता है क्या? वो तो मैं समझता हूँ कि सब ऐसे ही मार्केटिंग टैक्टिस है, जैसे एक मार्केटिंग के लोग जाके अपने लिए झूठ बोल के मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी भी सारी बातें ऐसी की ऐसी हैं। मैं भी सुना मैंने इसमें कि जब बादाम खिलाते हैं, पिस्ते खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं, ये सारी बातें हमने भी सुनी हैं। आपने तो जैसे मेरे फॉर्म का तस्करा किया, और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल्स वालों को और आप लोगों को तो मेरे फॉर्म पे जाने का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे कई दोस्त मेरे गए हैं उससे पहले, तो वहाँ पर हमारे पास एडवांटेज यही है, जैसे आपने कहा, तो हमने अपने फॉर्म पे कम से कम हमने जानवर पाले हुए वहाँ पर, तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि जब बकरा ईद आती है तो हमें अब जो है तो कई सालों से हमें मंडियों के चक्कर और हमें वो मक्खन बादाम वाले जानवर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो घास के ऊपर अपने जानवर रखे होते हैं, तो हमारे वो घास और खल्ली और दाने हमारे वही वाले जानवर तगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रहे थे कि माशाल्लाह बहुत आपने तो मेरे ख्याल से देखे हैं, आपने मेरे जानवर जाके अभी कुछ टाइम पहले ही देखे, कुछ टाइम पहले आपने देखे, तो जी हाँ बिल्कुल जी, तो वो हमने वो जानवर सारे खुद पाले हुए, और हम ना मक्खन खिलाते हैं, ना बादाम खिलाते हैं, ना पिस्ते खिलाते हैं, क्योंकि हमने उसकी मार्केटिंग नहीं करनी। आपने ऑर्गेनिक पे रखा, अपनी टोटल वेजिटेरियन है, जी जी ऑर्गेनिक है। और एक और सवाल, जैसे मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा ये जो आप कह रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन है, ये पता नहीं कौन सी है, ये मैक्सिकन है, मैक्सिकन तो नहीं बोला था, लेकिन उस तरह जो अलग अलग कंट्रीज के वो नाम बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन तो है ना यहाँ पे, तो ब्रीड तो है ना। नहीं तो सुने ना, वो आगे उन्होंने क्या बोला, मेरे फॉर्म पे भी नजर आई होगी ऑस्ट्रेलियन, तो आगे उन्होंने बोला, मैंने कहा तो ये
वाकई इंपोर्ट होके आती है? नहीं, पैदा तो यही हुई थी। अच्छा, ये ब्रीड है मतलब। जी पहले तो इंपोर्ट हुई है ना, आप देखें पहले इंपोर्ट हुई है, उसके बाद फिर यहाँ ब्रीडिंग की गई है उनकी, और नॉट और ओनली ऑस्ट्रेलिया, फिर क्रॉस ब्रीडिंग करके तो हमारे यहाँ पर तो पूरे फॉर्म है यहाँ पर। एक बंदा झूठ कह रहा था मुझे, कहता हाँ ये बाहर से आती है। फिर मैंने कहा अच्छा ये वाकई इंपोर्ट होके आती है? नहीं, import होके आती है। नहीं, इंपोर्ट होके आती है। अच्छा। सही है। आज भी आपको बताऊं, हॉलैंड से गाय इंपोर्ट होके आती है, ठीक है ना, और वो 4 से 5 महीना प्रेग्नेंट होती है, जी, जी, जो इधर आ रही है तो यही पैदा इसलिए जी, तो यहाँ पे कुछ उसके यहाँ बाद भी यहाँ पैदा पैदा हो होती है। ये मैं होगी। आपको जो अथॉरिटी से बता रहा हूँ, जो नहीं, बात नहीं, कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह जैसे रहे हैं। हमारे लोग भी करते हैं कि वो ऐसी हालत में अमेरिका चले जाते हैं, बच्चा नेशनल हो जाता ये आप बात सही कह रहे हैं। ये वो भी बहुत सारे ममालिक ने पाबंदी लगा दी अब ये इस और चालाकी के आपने जो ऊपर। पहले जो एक अलवीना पूछा था सवाल कि हमें ईद पर क्या किस तरीके से करेक्शन, कुर्बानी हाँ, का फिक्शन, वो देखिए, मैं आपसे अभी जानूंगी हनीफ हाँ। सब, लेकिन एक गाना सुन लेते जी, हैं प्लीज सुनिए। और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है। And it's a difficult job to sing live. I sings appreciate very that. well. Very nice voice. जी हनीफ साहब, करेक्शन वाला पॉइंट आपसे भी लूंगी, कौन सी करेक्शन चाहते हैं आप सोसाइटी देखें, मैं ये समझता हूँ कि जैसे बात हुई हमारी कि हम कुर्बानी करने के बाद हम उसमें से जो है ना अच्छे पीस सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसकी रानें जो है ना, वो रानें उठा के हम लोग ने गिफ्ट में कर भिजवा देते हैं कि जो वीआईपी होगा उससे उसकी रानें अच्छे गोश्त की हम भिजवा देंगे, दस्तियाँ निकाल लेंगे, रानें निकाल लेंगे, गिफ्ट में भिजवा सिरी देंगे। निकाल लो, पाए निकाल लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, यहाँ पर हमारे यहाँ 3 हिस्से करने हैं, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपना। तो मैं समझता हूँ कि अगर रानें और दस्तियाँ आपने निकाल ली, तो आज भी आप अगर अपने कसाई के पास जाते हो गोश्त लेने के लिए, तो अपनी चॉइस का गोश्त आप उसको कहते हैं मुझे दस्ती देना, मुझे रान देना, इसका मतलब है कि आपको जानवर में से वो ज़्यादा आपको चीज़ें पसंद है आपको। तो ये फिर ये कुर्बानी नहीं हुई कि अगर आपने रानें निकाल ली, दस्तियाँ निकाल ली, जब तक आप सबका एक जैसे गोश्त नहीं बनाते और फिर आप उसके 3 हिस्से बराबर नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ना कोई गलती का इम्कान है। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमें अगर गरीब को भी देना है तो जैसा हमने अपने लिए पसंद किया, अपने लिए रखा, वही हमने गरीब को भी देना है। अगर हमने वही बात की और ये सिर्फ फैशनेबल कुर्बानी अगर हमने की, दिखावे की हमने कुर्बानी की, तो गालिबन हमारी कुर्बानी शायद अल्लाह को पसंद ना हो। तो हम तो कबूलियत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने खुद आकर तो देखना नहीं है, ये तो हमारी नीयत जा रही है कि ये हम कुर्बानी किस तरह से कर रहे हैं। तो मेरी सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट होगी, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि वो अच्छी रानें और दस्तियां रखना छोड़ दें, कसाई को कहें कि सारा गोश्त एक तरह का बनाएं और फिर 3 हिस्से करें और उसको इस तरीके से तकसीम करें जैसे कि हमें हुक्म दिया गया है। बिल्कुल, थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। और महमूद साहब, कौन सा ऐसा कलर है जो कि आपको पूरी जिंदगी अगर पहनने का कहा जाए, यू कैन वेयर दैट कलर होल योर लाइफ? येलो, बॉस की कलर। अच्छा, येलो। आपका हुमायूं? ब्लैक। ब्लैक। ब्लू। And I'm white person. I can live with white entire my life. Colorless. अच्छा लगता है वाइट भी। मर्दों का मेरे ख्याल से ब्लू कलर ज्यादा मशहूर है, तो इसलिए मैंने लड़कों के हिसाब से मैंने जरा सा वो सोच के कहा है। मैंने अपने आप को बॉय बताया है अभी। तो यस आई एम बॉय। महमूद और मैं बॉय हैं दोनों। महमूद साहब, परफ्यूम, फेवरेट परफ्यूम? मैं तो मतलब
कोई स्पेसिफिक कोई ब्रांड ऐसी नहीं है? स्पेसिफिक ब्रांड अच्छा, कोई चॉइस जो नहीं है? बच्चे ला देते हैं वो जी, लगा अच्छा। लेता हूँ मतलब। अच्छा, इमेजिन वन नाइट यू जस्ट गो टू बेड और सुबह आप आमिर लियाकत हो जाते हैं, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? नाइटमेयर। नो कमेंट्स। और हुमायूं, आप अगर नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा बन जाते हैं, तो सही है, हिट हो जाएंगे। बाजी देख रहे हैं आप? अभी बहुत हिट है वो। रिएक्शन आपका कोई पॉजिटिव होगा? नहीं नहीं खुश नहीं, होंगे आप? ये तो मजाक थे, लेकिन नहीं, सही हुमायूं सही है। तहसीन, आपके लिए कंट्रोवर्शियल अली नवाजिश, वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, नवाजिश अली बेगम, जो भी इन्होंने अपना नाम बनाया हुआ था, अगर आप सुबह वो हो जाए तो? मैं उठने के बाद फिर रमिया का बहुत शुक्र अदा करूँगी कि मुझे तहसीन ही बनाया है। नहीं तो आप बन जाएंगी ना सुबह उठकर तो? ख्वाब में आप कह रही ना, अगर ऐसा हो जाए। नहीं, ख्वाब में नहीं, जनरली अगर आप हो जाए। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। आपकी तो कहानी नहीं है, आपसे सिर्फ और सिर्फ पूरा पूछा गया। अल्लाह ना करे। हनीफ साहब से भी आमिर लियाकत का पूछूंगी। सुबह आप आमिर लियाकत हो गए तो मैं भी अजीब अजीब बेवकूफ़ों की बातें करना शुरू कर दूंगा। अगर मैं आमिर लियाकत हो गया तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे इमरान खान की वजह से नहीं जीता और मैं आमिर लियाकत की वजह से जीता हूँ। हाँ, तो मैं भी ये अजीब अजीब बातें करूंगा। तो खुश सब होंगे दुनिया आप? जिसको पीटीआई की टिकट ना मिलता, आपको पता है कोई जीतता? आपने वो जितने मीम- भी आपने लोग वो जीते हैं मीम्स सब देखी इमरान थी? खान के नाम पे जीते आपने हैं। वो मीम्स देखी थी, बहुत हिट हुई थी कि आमिर लियाकत की पिक्चर बनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कि इमरान खान अल्लाह पूछे तुमसे आज तुम्हारी वजह से इस शख्स को वोट डालकर आए। जी बिल्कुल। मीम्स देखी थी मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, उसी तरह इशारा है, आपने इधर और खोल खाल दिया। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा और रैपिड फायर की तरफ जाएंगे, इंडिविजुअली कुछ सवालात पूछूंगी मैं अपने मेहमानों से, लेकिन यहाँ पे एक वक्फा लेना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे, कुछ रैपिड फायर पर बात हो रही थी। तमाम तर मेहमानों से मैंने कुछ सवालात किए, कुछ थोड़ा और रैपिड फायर हो जाए। महमूद मौलवी साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल वहाँ से नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि खतरनाक। बोल बोलने वाला मैं हूँ, महमूद शरीफ आदमी है। नहीं, वो आमिर लियाकत वाला सवाल सबको भारी पड़ जाता है। मुझे तो नहीं भारी पड़ा, मुझे तो मुझसे आप कुछ भी पूछेंगे, मुझे इंशाल्लाह भारी नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसको पता है, हम लोग का एक ताल्लुक और भी है, तो हम लोग एक जगह पर और भी कुलीग्स हैं। हम लोग दोनों, हम लोग FPCCI के भी कुलीग हैं और हम एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग का बरसर इक़्तिदार ग्रुप है पाकिस्तान में, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जी। तो हम वहाँ के भी हम लोग दोनों कुलीग्स हैं आपस में। अच्छा UBG जी। के भी हम कुलीग्स हैं। सही, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से दोबारा से लूँगी। महमूद मौलवी साहब, टी और कॉफ़ी? टी। If you are left on an island, what 3 things and one person you would want to take along with you? हमेशा के लिए आप एक आइलैंड पे जा रहे हैं और वहाँ से अब निकलने का कोई रास्ता बीगम नहीं के है। अलावा मेरे ख्याल से अल्लाह तो होता मुझे ही लगता होता है है। बेगम बोलेंगे। सर आपकी ईद खराब हो जाएगी। सर आपने घबरा के जो जवाब देना है, बोलो मैं चाहता हूँ मेरी बीवी साथ हो, क्योंकि उसने बीवी ने देखना होगा। इसका जवाब यही बनता है। मीरा का नाम तो आप लेंगे नहीं। सही, यानी बेगम के बगैर जाना चाहिए आप। तो वो और दसो। एक इंसान कौन होगा जिसको आप लेकर जाएंगे फिर? बेटी को लेके जाओ। कितना जुल्म है। देखें, मुझे लगा कि शायद अपनी वाइफ को साथ ले जाएंगे, बेटी तो फिर चले बेगम और बच्चों का ख्याल रखेंगी ना, तो एक सही लॉजिक, ठीक है। और 3 चीजें कौन सी होंगी जिनको आप ले जाएंगे? देखिए, सर्वाइवल करना है आपने आइलैंड पे। मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ और वहां से निकल नहीं सकते आप। निकल नहीं सकते। चलेगी हाँ जी। नहीं, कवरेज नहीं आएगी। वीडियोस तो बनाते रहेंगे Music सीन्स की। अच्छा, मैंने भी वैसे यही बोला था। मैंने कहा एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह के बाद फिर मैं फौरन म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ। मेरी Music बहन मुझे system। कहती है अभी तो इस्तग़फ़ार मैं पढ़ा चाहूँगा था। म्यूजिक सिस्टम को हाँ। लेके जाऊँ और दूसरा शायरी की किताब। बुक, और तीसरा बेटी। वो तो इंसान है ना, अच्छा, 3 अच्छा, चीजें चीज़ें। अलाउड हैं। अबे खाएगा पिएगा क्या, वो भी तो लेके जा भाई। खाने पीने की वो चीज बोल यार। सर वो कब तक खाएंगे, पूरी जिंदगी के लिए जा रहे हैं। और वो तीसरा वहीं से बोले लेके खाएंगे ना। तीसरा जो है ना, आइलैंड में कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा जरा। टॉर्च लेके जाएंगे और क्या करेंगे अगर आइलैंड में रहेंगे, और क्या लेके जाएंगे। ठीक है। तो आप बताएं, हुमायूं, टी और कॉफी? ब्लैक कॉफी। और आइलैंड पे आप भी जा रहे हैं और आपने वहीं पे रहना है। एक शख्स, शादी तो नहीं हुई ना आपकी अभी तक?
अपनी बीवी को सर लेके जाऊंगा, मेरी हुई नहीं है ना बीवी तो है ही नहीं ना अभी। होने वाली है बीवी जो होगी उसको लेके जाऊंगा। मंगनी लगता है, हुई नहीं है। नहीं नहीं, मंगनी भी नहीं है, मंगी भी मंगनी भी नहीं नहीं है। है, लेकिन बीवी के साथ। और 3 चीजें कौन सी होंगी? मुझे जिम का बहुत शौक है, जिम का सामान जरूर लेके जाऊंगा। जिम, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिखाई थी और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। और बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनर जिसको बोलते हैं ना, खतरनाक वाले ट्रेनर, ये वैसे ट्रेनर है। और म्यूजिक ठीक, और टीवी शायद, टीवी और म्यूजिक म्यूजिक और जिम के कुछ जिम के इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो जिम फ्रीक्स होते हैं वो तो कहीं पे भी कर ही लेते हैं, वो मैं workout, adjust चीज़ें कर निकाल ही लूँगा, लेते हैं। issue नहीं। और वो मुझे भी अम्मी अक्सर कहती तो फिर जिम जाती क्यों हो जब ये सब घर पे कर लिया। मैंने कहा वो तो बना लेता है बंदा पूरी पोजीशन और माहौल वैसा। तो ठीक है, अब यहाँ पे तहसीन आपकी बारी। सेम क्वेश्चन जी, साथ में अपनी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ना ये सब के बहुत यूनिक इस पे आंसर्स आते हैं। अच्छा मैं भी सिंस आई एम नॉट मैरिड तो मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगी हाँ साथ। जी। और चीज़ों में सेल फोन ज़रूर लेके जाऊंगी कि वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी बनाती रहूँ, जब तक रहूँ सेल्फीज लेती रहूँ अपनी। पॉलो कॉलो या लिफ शफक की कोई एक किताब, एक नहीं बहुत सारी किताबें, क्योंकि अच्छा अब जब बहुत ज़्यादा टाइम रहना है। थर्ड जो है वो म्यूज़िक के लिए कुछ भी। अच्छा, हनीफ साहब आप क्या करेंगे? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके जाऊंगा ताकि मैं वहाँ पर हंसूं, खेलूं, कंपनी अच्छी हो ताकि, कंपनी अच्छी हो कि जो मतलब भी हैं, सब के सब जो भी मैरिड है अपनी बीवी को घर पर ही हाँ। छोड़कर जाना चाहते हैं। हम लोग ही This is बचे। literally injustice। और जिसके पास नहीं है वो तो अभी सेगमेंट ये बाद में लेना। मैंने ट्राई नहीं किया ना। कुछ सालों बाद फिर ना, हाँ, जब अगले साल होगा या उसके बाद तो जरूर जरूर। तो फिर एक आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, और अपने कॉस्ट्यूम्स लेके जाएंगे ताकि वहाँ आइलैंड जाएं तो वहाँ यकीनन कुछ समंदर और किसी ने मंदिर भी देखा होगा तो ही यकीनन। है वहाँ पे। और तो एक जोड़े में भी तो सर्वाइवल हो सकता है वैसे। नहीं तो आइलैंड पे तो लाजमी बात है कि होगा ना, फैशन भी होना और- चाहिए। होगा और ना। क्या? और चाय कॉफ़ी का आपने गालिबन पूछा तो मैं भी चाय लवर हूँ क्योंकि आप इतनी अच्छी चाय पिलाई है, लेकिन जी। मैंने 3 दफ़ा मांगी है चाय आप लोगों ने, उसके बाद 4थी दफ़ा चाय आई है। ये इन्होंने भांडा फोड़ दिया उन्हें कि 3 दफा चाय मांगने के बाद मिली, हालांकि स्पॉन्सर मौजूद लेकिन है। अब ईद पर तो फौरी चाय मिल जानी चाहिए, तो आपने हमें इतने तिक्के बोटी पहले खिला दिए। आपने असल में कलेजी जो हमें पहले खिला दी ना आपने, शो शुरू होते ही, शो शुरू होने से पहले, क्योंकि आज ईद का शो है तो आपने सोचा कि चलो बाकी गोश्त बनता रहेगा, तो आप लोगों ने पहले स्टूडियो में कलेजी हमें बना के और तवे पे बनवा के खिला दी, तो जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। सही। और उम्मीद करते हैं जब वो रान वगैरह बन जाएगी, जब तक शो खत्म होगा, शो खत्म होने के बाद हमें उम्मीद है वो रान भी आप लोग खिलाएंगे, चखाएंगे। चले, आपने इतने सारे सवालात सुने, आप क्या कहेंगे अगर आपको भी आइलैंड पे भेज दिया जाए? शहद की बोतल, ओरिजिनल शहद की बोतल, वो वहाँ जाके चेंज हो मैं समझी जाए। वही वाली। कौन सा? यही हुमायूं वाला? अच्छा, महमूद मौलवी साहब वाला। बस बेटी को लेके जाएंगे और सारी वही चीज़ें। अच्छा, मैंने मुझसे पूछा तो नहीं गया था क्योंकि ये सवाल हर वक्त मैं हर जगह हर किसी से मैं ही पूछती हूँ, मुझे अब आप बताएं बड़ा ना। इंटरेस्टिंग लगता है। अब मेरी हाँ, बारी आपकी है, बारी। तो मैंने कुछ शिकार का सामान, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड पे जो आसपास पानी वानी जो होगा वहीं से कुछ मछलियाँ निकाल लेंगे शिकार। ठीक है, उनको खा लेंगे, जिंदा भी तो रहना है ना। और म्यूजिक सिस्टम मैंने कहा था, और तीसरा जो मैंने कहा था, और वो इतना भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस पर ऑन एयर बोल दे तो वो उस पे फिर कैमरा हाँ, नोटिस भेज हाँ, देता है। मैं समझ गया। आपको पता है, कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, वो लेकिन थोड़ी ऑन एयर बहुत, बोल हाँ, दो, बोल ना ही दे। हराम है वो। ऑन एयर बोल दिया तो नोटिस आ जाएगा, बंद हो जाएगा। सिगरेट नहीं नहीं सर, इतने बुरे भी नहीं। शहद शहद उसी से शहद मिलता नहीं 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 सर, शहद नहीं है, मैं भी यही समझा। बस सिगरेट से मिलता जुलता ही है। सर, वो मिरर, अपने मिरर। बैन पे बातें चल रही थी, मिरर, पाकिस्तान में खुल जाने चाहिए। शीशा। अच्छा, मैं समझा शहद में घबरा। मैं भी समझे शहद हो सकता है कि अलवीना भी शहद की शौकीन हो। ठीक है। और तहसीन, अब दूसरा टी और कॉफ़ी के अलावा अगर खाने का ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि आपने सिर्फ एक खाना आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगा, तो व्हाट वुड दैट बी? बिरयानी। बिरयानी, एवरीबडी सेज बिरयानी या फ्राइज? बिरयानी। मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई। कीमा। पिज्ज़ा और बिरयानी। यहाँ पे तो डिफरेंट आंसर्स आ गए। पिज्ज़ा और बिरयानी, पिज्ज़ा। हाँ, पिज़्ज़ा और बिरयानी, अमेजिंग।
इस वजह से आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो सब स्पॉइल हो जाएंगी। नहीं, वो ये चीज माशाल्लाह ये तो बहुत रोज ही 10% बेहतरीन खाने है। को तरीका आता है। और ज्यादा कैलोरीज बर्न ये तो माशाल्लाह फिटनेस की जब बात आती है ना, एक तो इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक्स होते हैं वो जब अपना गेन कर लेता है, पुट ऑन कर लेता है, फिर उनको दोबारा से वैसे ही बर्न भी करने आता है। और ये अप एंड डाउन, अच्छा हुमायूं अप एंड डाउन होता है आपका वेट क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, आजकल मेरा बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कोई 4-5 किलो तो मैंने पुट ऑन कर नहीं लिया। एज अ प्रोफेशनल, अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर लिया है मैंने 4-5 kgs पुट ऑन। एज अ प्रोफेशनल आप नहीं, आप मेंटेन रख सकते हैं, आपको सिर्फ डाइट नहीं, कंट्रोल अगर फॉर करना इंस्टेंस आप जिम छोड़ दें बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से, हाँ, थोड़ा और फिर- बहुत होता और रमजान जो है ना, हमेशा हर साल जब भी रमजान आता है मेरी पूरी जो एक्सरसाइज रूटीन है वो पूरी खत्म नहीं, हो लोगों जाती का है, मैं नहीं कर सकती रमजान लोगों का मसला ये है कि वो ना जिम के साथ ना डाइट भी छोड़ देते हैं। डाइट नहीं, कंटिन्यू डाइट रखें। तो मैं पूरे रमजान कंटिन्यू रखती हूँ, फिर भी उसके बाद फिर बकरा ईद मैंने गुजरती देखी है, आपकी फिर डाइट। कुछ टाइम। हम दोनों साथ थे। अच्छा अच्छा, सही जी, जी, तो वो आप भूल क्या गई। मैंने आपके सामने भी जो आप जी, मुझे जी। मना करते थे और जी मैं जी खाती जी, थी आप मेरे वही सामने सब। थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता दिया उन्होंने मेरी डाइट सबके सामने। तो और आपको महमूद साहब, आपको शौक है ज़्यादा फिटनेस रिजीम को ज़्यादा अपने देखने का? नहीं पूरी तरीके से जवाब बिल्कुल हो क्लियर बना कर दिया सर। गया। अच्छा, और तहसीन आप क्या करती हैं फिटनेस के लिए? मैं बस पोर्शन कंट्रोल पे रहती हूँ। डाइट ये कि आपको सब कुछ खाना है, लेकिन एक पोर्शंस बना बना के खाना है, मतलब कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। सीजनल फ्रूट्स हैं, अगर जैसे मैंगो सबने मना किया था मत खाओ, वेट पुट ऑन होगा, लेकिन अगर आप पोर्शंस में ले रहे हैं और फिर नहीं आपको है थोड़ा तो सा workout अल्लाह ने बनाई है तमाम हर तरह चीज- की ग़िज़ाएं, तो exactly, सारी आपकी चीज़ें बॉडी में फिर उस चीज का डेफिसिट हो जाता है। आपके अंदर मैंने हर चीज में कोई ना डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे डेफिसिट तो वो मुल्क में हुआ है ना, डेफिशिएंसी हो जाती है। सॉरी, वही political बात पॉलिटिकल, हाँ करके एग्जैक्टली, ये टर्मिनोलॉजीज भी वही आ क्योंकि गई। रोजाना पॉलिटिकल शो ही कर रहे होते जी, हैं जी। तो आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है। आप सब चीजें खाएं, लेकिन आप पोर्शंस में खाएं, जी। तो उससे आपके, मेरा तो कांस्टेंट रहता है वेट कि बस मैंने एक माइंड में अपनी हेल्थ का मुझे लगता है आप ऐसे महमूद साहब को भी मुझे लगता है, क्योंकि माशाल्लाह उनकी स्किन बड़ी ज़बरदस्त है, तो मुझे लगता है, लेकिन ये बताया नहीं इन्होंने कि क्या क्या करते हैं आखिर अपने हेल्थ के लिए। कुछ कॉन्शियस हैं आप चीज़ों का, मतलब ये नहीं खाना वो खाना है और प्रॉपर सिर्फ ऐसी डाइट होनी चाहिए? नहीं, मैं किसी चीज़ में कोई कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता और मैं हर खाने को आखिरी खाना समझ के खाता हूँ और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता। मैंने सारे क्लबों की मेंबरशिप ली है कि मैं इनमें एक्सरसाइज करने जाऊंगा, लेकिन मैं आज तक किसी क्लब में एक्सरसाइज नहीं करने गया। अच्छा, वाकई कोई एक्सरसाइज मतलब कोई वॉक वगैरह और जिम कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। सोचता रोज हूँ कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल पिछले 30 सालों से अभी तक नहीं आई है। तो जैसे इन्होंने कहा कि मैं 60 से ऊपर का, मैंने सोचा 100 के ऊपर नहीं जाऊंगा, 100 जब होएगा तो फिर उसके बाद सोचूंगा, फिर मैं ट्रेनर ढूंढूंगा कि मेरे को दोबारा लेकर आए 75 पे या 70 पे। ज़बरदस्त। और महमूद साहब, और ईद के हवाले से कुछ ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली में वो मैंडेटरी है और अगर वो नहीं होती तो ईद कंप्लीट नहीं होती? सुबह का नाश्ता, और नाश्ते जो में क्या? नाश्ते में जो कलेजी मगज, ठीक है ना, इसके बगैर तो मेरे ख्याल से ये मैंडेटरी है। जो कलेजी निकलती है सुबह सुबह वो तो मेरे ख्याल से उसके बगैर तो नाश्ता नहीं होता। सही, ठीक है। और हुमायूं आपका? हमारे भी सेम है, कलेजी के साथ नाश्ता, उस दिन मैं पराठा खाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उस दिन नो डाइट? नो डाइट वो चीज़ है, वो भी हमारे अपने घर पे नहीं, मैंने बताया सेकंड डे हमारी नानों के घर पे, अच्छा। वहाँ जाके खाना उनके हाथ से तो वो ज़्यादा अच्छा लगता तहसीन, कौन सी मैंडेटरी चीज़ जो कि आप चाहती यही हैं कि? सेम कलेजी, यही बनता है हमारी अभी कि उससे पहले कुछ खाना ही नहीं है। चाहे थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कसाई थोड़ा लेट आया, तो जब तक कोई भी कुछ खाता नहीं है कि जब तक कलेजी ही तैयार ना हो प्रॉपर, तो वही ठीक। हमारा। और आप बताएं, सिर्फ खाने के अलावा भी कोई और भी कोई ऐसी कोई चीज़ आपको लगता है कि ये मैंडेटरी है ईद पर? देखिए, कलेजी तो कॉमन है, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि कलेजी के 3 हिस्से करके हम बांटते नहीं है, कोई भी नहीं बांटता होगा। और वो भी बेकार धुले हुए, कलेजी को धोता कोई नहीं है। कलेजी फौरी तौर पे जो है तो वो बटना नहीं होता ना, एक तो सबसे पहले कसाई निकाल के और आपको फिर दे उसका देता है। पॉइंट भी नहीं है कि वो एक ऐसी वाइट चीज़ है जो कि आप अगर चाहें भी तो बेकार है किसी और को देना। बहुत ही नहीं, वो हो नहीं फ्रेश ही सकती। बेहतर होता है। नहीं है। वो हाँ जी, होता नहीं है, possible कोई सिर्फ नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं होता। कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता सर, इसीलिए मैंने सबके लिए कह दिया कलेजी हाँ। तो बिल्कुल वो अलाउ होता है कि वो सभी लेते हैं।
और उसके बाद गालिबन जो है ना जब दोपहर हो जाती है, अगर सुबह कुर्बानी की है तो फिर वो हमारे हाथ का कुटा हुआ जो मोटा वाला कीमा होता है वो बनता है रोटी के साथ जो है, तो कोशिश करते हैं फिर, क्योंकि कुर्बानी का दिन होता है तो साथ साथ जो कुर्बानी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो फिर हम वो मोटा कीमा जो है तो। और हनीफ साहब कोई मैसेज, वैसे तो हमने शुरू में भी अपने मैसेज आप सबने दे दिए, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि आप चाहते हैं कि ये इस पे लोगों को अमल करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है, हमारे मुल्क में इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत है जी। तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। जैसे ये कश्मीर का इशू उठा और कश्मीर की वजह से पूरा मुल्क हमारा और पूरी कौम यकजा हो गई, मैं अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हमेशा अपोजिशन तो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है नहीं, देखें आपकी कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन में अपोजिशन लीडर जो है तो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उसके बाद सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मिसाल सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग सपोर्ट। देखिए, वो पॉलिटिकल लोग जो है ना वो पॉलिटिकल बात जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इशू को मैं सपोर्ट करता हूँ, कश्मीर इशू को मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी हर पॉलिटिकल लोग जो हैं आप ये देखें कि वो उनको अपनी कोई ना कोई पॉलिटिकल बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा से ये गुजारिश होगी कि पूरी मुस्लिम उम्मा खड़ी हो। हमारे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और पूरी दुनिया की तरफ, जो हम ट्रम्प की तरफ आंखें लगा के बैठे हैं, हम सिर्फ ट्रम्प को ना देखें, अगर हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इंडिया हमारी तरफ नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। तहसीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ईद के रिगार्डिंग ही मैसेज दूंगी कि जिस तरह हम इसको एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं तो हमें इसकी एक थीम भी देखना चाहिए, चाहे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो या फिर वो करबला की कुर्बानी हो, कि उसके पीछे क्या एक थीम थी, किस मकसद के लिए गई, क्योंकि हमारा मुल्क तो बना ही इस्लाम के नाम पर है। तो जब आपको कोई भी इस तरह के जो आपके एक नेशनल इशूज़ आते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर आप एक होकर सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के आवाम के लिए सोचें। वहाँ पर अपनी अलग, वो कहते हैं ना, 1.5 की मस्जिद खड़ी कर देना कि आप पॉलिटिकल स्कोरिंग में लग गए, जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं कि हम कश्मीर कॉज पे हमने इजलास बुलाया और वहाँ पे किस तरह की नफरत अमेज बातें हुई हैं कि किस तरह मजीद नफरतें पैदा कर रहे हैं आपस में। तो एटलीस्ट आप जब आपकी नेशनल इश्यूज आए तो आप एक पेज पे रहिए, एक कौम बन के सोचिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं इंशाल्लाह। और बेहतरी की उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेन्युइनली भी वन पेज पर आएंगे, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है, और बस दुआ ही कर सकते हैं हम। महमूद साहब, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? आज के दिन तो मैं कहूँगा कि मैं कश्मीरियों को जो कुर्बानी वो दे रहे हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस किस्म से वो कुर्बानी दे रहे हैं जी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद हो और वो एक मुमलिकत बने। जी। हुमायूं, आप क्या रिमार्क्स देंगे? अलवीना, हम लोगों ने ईद पे तो बहुत सारी बात कही, लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपनी गवर्नमेंट और आर्मी को देना चाहता हूँ कि वो पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है कश्मीर के लिए, तो आप कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं जो उनके लिए अच्छा हो। ईद हो गई, सब चीज़ें हो जाएंगी, 14 अगस्त भी हम अच्छे से मना लेंगे, झंडे भी लगा लेंगे, लेकिन हम उन्हें उनके लिए क्या किया? 70 साल हो गए ऑलमोस्ट, और लोग रोज़ मर रहे हैं। अगर आप सोचें कि आपके घर के अंदर आपकी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी करे तो क्या होता है? वहाँ डेली ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए इमरान खान, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ, मैं चाहूँगा कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाएं जिससे हम लोगों को फ़ख्र हो। मैं स्टिल अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आर्मी की तरफ से, सिर्फ एक रेजोल्यूशन आ रही है, ये हो रहा है वो, लेकिन कोई स्पेसिफिक अच्छा इकदाम नहीं है जिसमें हम लोग फ़ख्र करें। इंडिया को आप 10 जगह बुरा बोलेंगे, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बिल्कुल सही है। उन्होंने जो अटैम्प्ट की जो चीज़, वो अपने मुल्क के लिए अच्छी है। हमने क्या किया है हमें नहीं पता। सही, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ईद के दिन भी इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और तमाम तर व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। मेरा भी यही कंक्लूडिंग मैसेज है, और मैं यही कहूँगी, एक तो ईद के हवाले से ये मेरा क्लियर मैसेज है कि जो जानवर होते हैं, आइंदा आने वाली ईद के ऊपर जानवरों का ख्याल रखें, उनको ज़रूर प्यार करें, घुमाएं, दिखाएं दूसरों को, शो ऑफ की नीयत से नहीं। अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह मिसट्रीट ना करें, जिस तरह उनके गले में वो रस्सा डाल के खींचा जाता है लेफ़्ट राइट, और बस जानवर समझा जाता है, जैसे कि उनकी कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है, इस तरह ट्रीट किया जाता है। ज़रा जानवरों के साथ बर्ताव में चेंज लाने की ज़रूरत है। गंदगी जो है, जो हम जितनी कर रहे हैं उसको हम खुद उठाएं, सफाई करें, और गवर्नमेंट के अलावा जो है ख़ुद भी अपना कोई पिवटल रोल प्ले करें पाकिस्तान के लिए। कश्मीर के लिए दुआ करेंगे कि कश्मीर को आज़ादी मिल सके। जो अफवाज पाकिस्तान है उनको जो है हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज के ईद के दिन के लिए भी, कि ईद के दिन भी वो जो है अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं और हम सब लोगों के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं।
लेकिन अफवाज पाकिस्तान से भी मेरा सवाल है कि कश्मीर की आज़ादी में उनको भी पिवटल रोल प्ले करना पड़ेगा, और जो इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस के नाम से इतनी बड़ी फ़ौज थी, 40 ममालिक की फ़ौज, वो किधर है, कहाँ है, और जो UN और बाकी तमाम तरह इदारे हैं वो किधर सो रहे हैं, जो कि ख़ुद को कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काम करते हैं और इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो तमाम तरह इदारे सो रहे हैं, उनको भी जगाने की ज़रूरत है। इतना ही आज के लिए, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू। कोई भी ऐसा नाम न आए जिसमें पाकिस्तान न आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम न आए, मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, रखा दिल के पास लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। कोई भी ऐसा नाम न आए जिसमें पाकिस्तान न आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम न आए, इस मट्टी को हाथ लगा के, माथे पे ये हाथ लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हमारे पास जो मेहमान हैं वो इस स्लॉट में तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब MPA MQM पाकिस्तान से, उनके साथ मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस तरफ हमारे पास मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब PSP से, और हुमायूं मसूद एक्टर मॉडल, उनको हमने रोक लिया क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ तो पूरा साल हम बातें करते हैं और बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्वर्जेसन होती है, तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने हुमायूं को रोक लिया। यहाँ से स्टार्ट करूँगी अली खुर्शीदी साहब से। अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि आखिर ईद आप कैसे मनाते हैं? पूरे पाकिस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में जो मुसलमान जिस तरह रिवायती तरीके से कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे के मनाए जाते हैं, तो उसी तरह मैं भी और जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा जो है अंजाम दे के, और फिर उसके बाद चूँकि सियासी लोग हैं और सियासी मसरूफियात की वजह से बहुत कलील टाइम होता है कि जो हम घरों पे दे पाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी सियासी मसरूफियात में अच्छा, यानी ईद वाले दिन और ईद के दिनों में भी पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है आपकी? पॉलिटिकल कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं जो सोसाइटी में, अगर उसमें हम इन रहेंगे तो मुश्किलात और जो परेशानियां आवाम को जो फेस करने का जो अंदेशा होता है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए लाजमी सी बात है कि ग्राउंड पे होना ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान जो है वो लोगों के दरमियान होती है, और जो बुनियादी मसाइल होते हैं कुर्बानी, ईद कुर्बान से रिलेटेड, उनको कोशिश करते हैं कि हतुल इम्कान उसको मिनिमाइज़ किया जाए, एड्रेस किया जा सके उन तमाम तर सिचुएशन पे। जमाल सिद्दीकी साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो सब एक ही तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस ईद को और
पिछली ईदों को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि उस पिछली ईदों में बड़ा टाइम हम अपने आप को, अपने घर को, फैमिली को दे पाते थे। बट इस ईद पर और इससे पिछले साल जो पहली ईद थी हमारी इलेक्शन के बाद, तो उस पर फिर घर के बाद, नमाज के बाद जितना जल्दी हो सकता था घर से निकल के और फिर अपने हल्के में, क्योंकि ईद कुर्बान पे स्पेशली एक इश्यूज ये भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो अलाइशों की सूरत हाल होती थी, लोगों के फिर 1-2 बजे के बाद से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसीलिए कि ये दिन इसी में गुजर जाता है। अक्सर शिकायत भी होती है कि जो एमपीएस हैं वो इलेक्शन से पहले तो अपने हलके में मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो अपने हलके में नहीं होते। हालांकि लोगों को ये पता होता है कि एमपीएस एमएनएस का काम लेजिस्लेशन करना है, ये काम लोकल बॉडीज का है, लोकल कमेटीज का है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन जरूरत है ना, एग्जैक्टली उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी वो आएगा और बस सारा काम करके चला जाएगा। तो जितना कर सकते थे कर लिया, और जितनी गुंजाइश थी सफाई सुथराई की, साथ में लेट्स कराची क्लीन की भी कैंपेन चल रही है, उसमें भी ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो रहा है कि बहुत सारे कराची के इलाकों से वो एफडब्ल्यूओ के लोग भी जिनको डिप्यूट किया गया था, तो वो भी इसमें शरीक है केएमसी डीएमसी के साथ, ताकि लोगों को रेस्क्यू मिल सके, ना कि हफ्तों महीनों अलाइशें पड़ी रहें, गलाजत हो, बीमारियाँ फैलें। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ईद पर ये अलाइशों वाला निज़ाम थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सब आप कैसे ईद मनाते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी फैमिली में आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर ईद इम्पोर्टेंट कंप्लीट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा अपनी जानिब से। मैंने आप लोग की तरफ से पहले कह दिया था पहले स्लॉट में। अपनी जानिब से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो आपने ये सवाल मुझसे पहले मतलब अली से और जमाल से ये किया। इत्तेफाक से ऐसा है कि इस ईद पर साथ साथ बारिशों का भी सिलसिला है, तो मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के बाद शायद जमाल भाई जो है बेलचे वेलचे लेके अभी ये दौड़े होंगे और 2 दिन यही काम कर रहे होंगे। ईद बेसिकली देखें सिर्फ अपनी खुशी का नाम तो है नहीं, ईद तो मुत्तफ़िका खुशी, वो आपके फैमिली के लोग हों, वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि मेरे यहाँ क्योंकि वालिदैन मेरे साथ हैं, तो भाई बहन जो है वो भी उस दिन आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है तो वो कुर्बानी करते हैं और शाम में सब जमा होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम उस दिन रात में फिर बारबेक्यू वगैरह रखते हैं। तो आज का जो दिन है वो उसी बारबेक्यू की नज़र रात में लेट में होगा, सारे लोग जमा होंगे और ये मिली जुली खुशियाँ हैं। दूसरा ये है कि जो नमाज वगैरह के बाद की सूरत हाल, वो कुछ लोगों से मुलाकातें होती हैं पॉलिटिकली, जाहिर सी बात है कि एक अरसे तक हम तो थोड़ा सा अभी रिलैक्स हैं, ये लोग तो अभी ऑन द सीट हैं। अगर हमने जो 12-15 साल तक कंटिन्यू एक ही इस माहौल में गुजारे तो वहाँ जाहिर सी बात है और बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, चीज़ें करना, लोगों की भी खुशियाँ होती हैं। तो बहरहाल ये मिली जुली कैफियत होती है। और ईद पे मैं तो समझता हूँ कि लोगों के साथ ही मनाने में आपको ईद अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर होता है लोग जो है वो आके सो जाते हैं और पूरा दिन गुजार देते हैं जी। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप मुलाकातें करें लोगों से। जो हमारा लास्ट स्लॉट था उसमें हम लोग बात कर रहे थे, और हम जिस तरह भी अपने बारबेक्यू की बात की, हमने यही बात की उसमें कि लोग जो हैं अच्छा गोश्त जो है अपने पास रख लेते हैं और फिर अच्छा गोश्त रखने के बाद फिर बाकी लोगों के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। आपने हमारे घर भेजा, उन्होंने हमने उनके घर भेज दिया, और बाकी फिर होता है सारा बारबेक्यू और पूरे साल का स्टोर गोश्त। ये ट्रेंड कब चेंज होगा? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, कराची में ये इस किस्म के जो लोग हैं वो अब बहुत कम है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है इस कराची में कि वो जानवर करके और उसके गोश्त के पैकेट बना के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं। मैं कैसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल, और जाकर वहाँ पर उसको गोश्त को बांट रहे होते हैं। इस कराची में आपने जब जब देखा, जल्जला आया, सैलाब आया, इस कराची ने खुलकर किया है। और इसी तरह आप कितनी भी महंगाई हो जाती है, हर साल आप कहते हैं जानवर बहुत महंगा है, लेकिन कराची में आपको उससे ज़्यादा कुर्बानी होती है। और ये मैंने बेशतर ऐसे लोगों को देखा है जो वाक़तन गोश्त अपने घर में रखने के बजाय वो निकलते हैं और दूसरों को बांटते हैं। और ये एक तरीका है। आप क्या कहीं स्पेसिफिक जगह पे देते हैं आपकी फैमिली गोश्त, या जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है, कभी भी कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं तो आप दे देंगे? नहीं, जैसे सर बोल रहे थे, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जो करीब लोग हैं उनको दे दें, लेकिन कहीं जहाँ के, क्योंकि हमें कुछ पता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हैं लोग ऐसे जो बेचारे थोड़े वीक हैं, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं ताकि उनका पेट भर जाए। हम लोग तो डेली ये चीज़ें खाते रहते हैं,
वो बेचारे नहीं खा पाते, तो उन लोगों के तो लिए यानी यही प्रैक्टिस रहती है यही आपकी practice कि है, गोश्त अलग से डिवाइड कर लिया और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जाके खुद वहाँ पर देना। जमाल साहब, आप लोगों की क्या प्रैक्टिस होती है फैमिली में, आप लोग कैसे गोश्त ऑलमोस्ट distribute यही करते हुआ हैं? है, आज भी यही हुआ है कि जो हमेशा प्रैक्टिस होती है कि कुर्बानी के वक्त जितने लोग आते हैं वो गोश्त के लिए, जो डिजर्विंग लोग होते हैं, तो वो जब ढूंढ के देने से बेहतर जब ऑन स्पॉट आ जाते हैं तो वहीं के वहीं आधा बकरा तो वही बढ़ जाता है, जो बचता है आधा हाँ, तो ये उसमें भी फिर तभी मैंने थोड़ा सा हमारे घर से के ये लिए पूछा और कि बाकी जो कि जिसका रैंडमली में देते हैं या कुछ सोच कर देते हैं, यही तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि कुर्बानी के वक्त जो डिजर्विंग लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कुर्बानी के टाइम पे, जी तो गली मोहल्लों में और इलाकों में, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उन्हें दे दें ताकि एक फरीजा अंजाम हो जाए कि जो एक तीसरा शेयर होता है, 3 शेयर होते हैं इसमें, जो मुस्तकीन का शेयर होता है आप उनको दे देना कि फिर आप बाद में ढूंढने निकले, वो ज़्यादा आसान होता है। तो मैं अमूमन यही कर लेता हूँ। सही है। 2 मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। अली, आपकी फैमिली में कौन सी प्रैक्टिस अपनाई जाती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है उसी को फॉलो किया जाता है। जो लेकिन जाके ढूंढते हैं लोगों को, जाके देते हैं, या इस तरह रैंडमली खुद मांगने के लिए लोग आ रहे हैं डिजर्विंग है? देखिए, इसमें दोनों तरीके से होता है काम कि एक तो खुद जो घरों पे जो है हमारे अंडर प्रिविलेज जो तबका है वो खुद अप्रोच करता है। 11:15 This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया। और उसमें तकसीम की जाती है। और इसके अलावा कुछ आबादियाँ ऐसी हैं, मेरा ताल्लुक़ और मेरी रिहाइश भी जिस जगह से है वहाँ पे एक बहुत बड़ी अंडर प्रिविलेज आबादी रहती है, तो वो लाजमी सी बात एक्सपेक्ट कर रही होती है कि यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी बकरीद के मौके पर। तो यकीनन ये वाली जो प्रैक्टिस है ये हम इलाकों में भी जाके वहाँ पे जो है तकसीम का सिलसिला उसको पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल। आसिफ साहब, आप क्या प्रेफर करते हैं कि जाके यू सर्च फॉर डिजर्विंग पीपल, या फिर जो, क्योंकि सबके पास आते हैं, जो डिजर्विंग लोग होते हैं हर किसी के पास आते हैं? देखें, जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं यकीनी तौर पर वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुर्बानी का फिर मकसद यही है कि भाई आपने कुर्बानी की है, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि साल भर गोश्त नहीं खा सकते, और जिस तरह भी महंगाई हो गई है, कीमतें हो गई हैं, तो यही वक्त होता है। तो मेरे पास भी मेरे जो अपने लोग काम करते हैं, करीब के लोग हैं, साल से ये है कि बेशतर तो उन्हीं लोगों को वो करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी डिज़र्विंग होते हैं और वो पहले से भी कह देते हैं कि भाई, और उनका राइट भी बनता है। पहले से ये कि उसके अलावा बहुत सौ को ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनको इवनिंग में अपनी गाड़ी पे रख के मैं और बच्चे मेरे हम खुद ही जाकर उनको डिलीवर करते हैं, इसलिए कि बजाय इसके कि उनको जमा करें या उनको कॉल करके बुलाएं, उससे बेहतर जब जाके देते हैं तो खुशी कुछ और ही होती है उनकी। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस अब खत्म हो गई है कि एक दूसरे के घर भेजना, और लोग कर्टसी में भी भेजते हैं कि इन्होंने हमारे घर भेजा, चले हम भी भेज दें, तो इस तरह तो बहुत बड़ा हिस्सा तो इसी तरह निकल जाता है? देखें, बिल्कुल हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस ये रही है मादी में, लेकिन इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली हम अभी कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि कुछ सालों पहले हमारे घर में भी यही होता था कि आपने भेजा, हमने कर्टसी में दोबारा आपको भेजा, लेकिन अब हमने काफी सालों से इस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया कि जो डिजर्विंग है वहीं तक पहुंचे ना। बिल्कुल होना भी ये चाहिए कि भाई आप कुर्बानी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीज़ है कि भाई आपने जो कुर्बानी करनी है उन तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद है, और इस तरह से पहुंचाएं। सही जगह तक अगर हम पहुंचाएं तो बहुत सारे तो मसाइल लोगों के डेफिशिएंसी, जो उनकी डेफिशिएंसी खाने की हो जाती है, उस हवाले से तो एड्रेस हो जाए। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, देखें, एक तो ये ईद उल अज़हा का तो चले मौका हो गया, इस किस्म की ये प्रैक्टिस अब जिस तरह का हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बन गया है, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, जो पोजीशन है, अब हमें कंटिन्यू इस तरह की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना खुदा न खास्ता मैं तो ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों और हालात में जिस तरह साउथ अफ्रीका के ममालिक और दीगर ममालिक के, कहीं खुदा न खास्ता लोग उस तरफ ना चले जाएं कि भाई ये अफोर्ड करने वाले लोग हैं, ये तो थर में तो ऑलरेडी हो रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन जो है वो सबके लिए अलार्मिंग होगी। तो मैं तो अल्लाह करे और इसमें बेहतरी आए, और आ भी रही है, लेकिन चंद लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को अब ये काम करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को काम करना पड़ेगा। हुमायूं, बहुत सारे जो लोग, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको अब ये मैसेजेस देने चाहिए? आप अपने इंस्टाग्राम से, अपने फेसबुक से, डिफरेंट पेजेस से स्टार्टअप क्यों नहीं लेते, छोटे छोटे मैसेजेस देना, ताकि जो आपको लोग फॉलो करें एटलीस्ट वो तो ये प्रैक्टिस अपनाएं?
अलवीना, ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, जहाँ मुझसे होता है पॉसिबल वो चीज़ मैं एड्रेस करता हूँ हर चीज़ के ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी का गोश्त हो गया, हर इशू के ऊपर, जैसे कश्मीर है ये वो, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है जिससे मैं वो कर रहा होता हूँ प्रैक्टिस में। अल्लाह करे कि लोग उसको फॉलो करें। कैपेसिटी में तो मैटर करती हैं, हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है हमारी पावर इतनी नहीं है, वी आर नॉट अ गवर्नमेंट कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें ज़्यादा, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हम कर ही सकते हैं इशूज़ को। जमाल साहब, और कौन सी एक ऐसी चीज़ है, एलिमेंट है जो ईद में यू वांट मैंडेटरी इन योर फैमिली, इसके बगैर ईद इज़ नॉट कंप्लीट, ये वाली ईद? वो तो ज़ाहिर एक फैमिली के गेट टुगेदर है, और उसके बाद जिस तरह आसिफ भाई बता रहे थे, इस तरह हम भी अपनी वालदा के पास जाते हैं, बड़े भाई के साथ रहती हैं, सारे भाई बहन वहाँ जमा होते हैं और एक बहुत अच्छा हल्ला गुल्ला होता है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते, वो मैंडेटरी है। दूसरी बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो गोश्त की आप लोग बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब हमें इस ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। कैसे कि हम जो आपस में देके ये एक बड़ा गोश्त का हिस्सा इसको हम ज़ाया कर लेते हैं, और क्योंकि अब हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि बेताशर लोग पहले ऐसे थे कि जो शायद सफ़ेद पोशी की वजह से सामने नहीं आते थे, लेकिन अब सफ़ेद पोश लोग भी सामने आ जाते हैं, बहुत खामोशी से मुखातिब होते हैं, और नहीं होते वो, और वो खामोशी से अपनी हाजत बता देते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो सफ़ेद पोश लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगर उस चीज़ को भी हम इस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सकेगा। लेकिन जो हमारा बैगर एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा खराबी की वजह है कि हमने शहर में ऐसे भी बहुत सारे मकामात देखे हैं जहाँ वो गोश्त जमा करके बेचने के लिए चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो थैलियाँ रखते संभाल के लेते हैं, लेकिन वो तो आराम से वो समझ आ जाती है कि प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर हम कोशिश करें उसको देखें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको उन मुस्तकीन को ढूंढ कर पहुंचाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह तो वो प्रोफेशनल लोग और स्टॉक जमा करने की दौड़ लगी होती है बैगर्स में, तो वो स्टॉक जमा करने वाले तो फिर वो मुस्तकीन का उनका हक खा जाते हैं। मैं आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाऊं। किस्सा मैं यही से सुनूंगी आपसे, लेकिन एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आप अपने इस किस्से को कंटिन्यू कीजिएगा। जमाल साहब, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हमारे पास जो मेहमान हैं वो इस स्लॉट में तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब MPA MQM पाकिस्तान से, उनके साथ मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस तरफ हमारे पास मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब PSP से, और हुमायूं मसूद एक्टर मॉडल, उनको हमने रोक लिया क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ तो पूरा साल हम बातें करते हैं और बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होती है, तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने हुमायूं को रोक लिया। यहाँ से स्टार्ट करूँगी अली खुर्शीदी साहब से। अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि आखिर ईद आप कैसे मनाते हैं? पूरे पाकिस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में जो मुसलमान जिस तरह रिवायती तरीके से कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे के मनाए जाते हैं, तो उसी तरह मैं भी और जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा जो है अंजाम दे के, और फिर उसके बाद चूँकि सियासी लोग हैं और सियासी मसरूफियात की वजह से बहुत कलील टाइम होता है कि जो हम घरों पे दे पाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी सियासी मसरूफियात में। अच्छा, यानी ईद वाले दिन और ईद के दिनों में भी पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है आपकी? पॉलिटिकल कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं जो सोसाइटी में, अगर उसमें हम इन रहेंगे तो मुश्किलात और जो परेशानियां आवाम को जो फेस करने का जो अंदेशा होता है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए लाजमी सी बात है कि ग्राउंड पे होना ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान जो है वो लोगों के दरमियान होती है, और जो बुनियादी मसाइल होते हैं कुर्बानी, ईद कुर्बान से रिलेटेड, उनको कोशिश करते हैं कि हद्दुल इम्कान उसको मिनिमाइज़ किया जाए, एड्रेस किया जा सके उन तमाम तर सिचुएशन पे। जमाल सिद्दीकी साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो सब एक ही तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस ईद को और पिछली ईदों को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि उस पिछली ईदों में बड़ा टाइम हम अपने आप को, अपने घर को, फैमिली को दे पाते थे। बट इस ईद पर और इससे पिछले साल जो पहली ईद थी हमारी इलेक्शन के बाद, तो उस पर फिर घर के बाद, नमाज के बाद जितना जल्दी हो सकता था घर से निकल के और फिर अपने हल्के में, क्योंकि ईद कुर्बान पे स्पेशली एक इश्यूज़ ये भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो अलाइशों की सूरत हाल होती थी, लोगों के फिर 1-2 बजे के बाद से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं
तो अब इसीलिए कि ये दिन इसी में और गुजर लोगों जाता को है। अक्सर शिकायत भी होती है कि जो एमपीएस हैं वो इलेक्शन से पहले तो अपने हलके में मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो अपने हलके में नहीं होते। हालांकि लोगों को ये पता होता है कि एमपीएस एमएनएस का काम लेजिस्लेशन करना है, ये काम लोकल बॉडीज लेकिन का लोग शिकायत करते हैं है, ना। लोकल कमेटीज का है, उसके लेकिन लिए उनकी awareness की एक्सपेक्टेशन जरूरत है ना। एग्जैक्टली उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी वो आएगा और बस सारा काम करके चला जाएगा। तो जितना कर सकते थे कर लिया, और जितनी गुंजाइश थी सफाई सुथराई की, साथ में लेट्स कराची क्लीन की भी कैंपेन चल रही है, उसमें भी ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो रहा है कि बहुत सारे कराची के इलाकों से वो एफडब्ल्यूओ के लोग भी जिनको डिप्यूट किया गया था तो वो भी इसमें शरीक है केएमसी डीएमसी के साथ, ताकि लोगों को रेस्क्यू मिल सके, ना कि हफ्तों महीनों अलाइशें पड़ी रहें, गलाजा दो बीमारियां फैलें। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ईद पर ये अलाइशों वाला निज़ाम थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सब आप कैसे ईद मनाते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी फैमिली में आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर ईद इम्पोर्टेंट कंप्लीट नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा अपनी जानिब सॉरी, हम से। कहना भूल गए थे। मैंने आप लोग की तरफ से पहले कह दिया था पहले स्लॉट में। अपनी जानिब से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो आपने ये सवाल मुझसे पहले मतलब अली से और जमाल से ये किया। इत्तेफाक से ऐसा है कि इस ईद पर साथ साथ बारिशों का भी सिलसिला है, तो मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के बाद शायद जमाल भाई जो है बेलचे वेलचे लेके अभी ये दौड़े होंगे और 2 दिन यही काम कर रहे होंगे। ईद बेसिकली देखें सिर्फ अपनी खुशी का नाम तो है नहीं, ईद तो मुत्तफ़क़ा खुशी, वो आपके फैमिली के लोग हों, वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि मेरे यहाँ क्योंकि वालिदैन मेरे साथ हैं, तो भाई बहन जो है वो भी उस दिन आ जाते हैं और जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है तो वो कुर्बानी करते हैं और शाम में सब जमा होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम उस दिन रात में फिर बारबेक्यू वगैरह रखते हैं। तो आज का जो दिन है वो उसी बारबेक्यू की नज़र रात में लेट में होगा, सारे लोग जमा होंगे और ये मिली जुली खुशियाँ हैं। दूसरा ये कि जो नमाज वगैरह के बाद की सूरत हाल, वो कुछ लोगों से मुलाकातें होती हैं पॉलिटिकली, जाहिर सी बात है कि एक अरसे तक हम तो थोड़ा सा अभी रिलैक्स हैं, ये लोग तो अभी ऑन द सीट हैं। अगर हमने जो 12-15 साल तक कंटिन्यू एक ही इस माहौल में गुजारे तो वहाँ जाहिर सी बात है और बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, चीज़ें करना, लोगों की भी खुशियाँ होती हैं। तो बहरहाल ये मिली जुली कैफियत होती है और ईद पे मैं तो समझता हूँ कि लोगों के साथ ही मनाने में आपको ईद अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर होता है लोग जो है वो आके सो जाते हैं और पूरा दिन गुजार देते हैं जी। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप मुलाकातें करें लोगों से। जो हमारा लास्ट स्लॉट था उसमें हम लोग बात कर रहे थे और हम जिस तरह भी अपने बारबेक्यू की बात की, हमने यही बात की उसमें कि लोग जो है अच्छा गोश्त जो है अपने पास रख लेते हैं और फिर अच्छा गोश्त रखने के बाद फिर बाकी लोगों के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। आपने हमारे घर भेजा, उन्होंने हमने उनके घर भेज दिया और बाकी फिर होता है सारा बारबेक्यू और पूरे साल का स्टोर गोश्त। ये ट्रेंड कब चेंज होगा? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, कराची में ये इस किस्म के जो लोग हैं वो अब बहुत कम है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है इस कराची में कि वो जानवर करके और उसके गोश्त के पैकेट बना के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं। मैं कैसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल, और जाकर वहाँ पर उसको गोश्त को बांट रहे होते हैं। इस कराची में आपने जब जब देखा, जल्जला आया, सैलाब आया, इस कराची ने खुलकर किया है। और इसी तरह आप कितनी भी महंगाई हो जाती है, हर साल आप कहते हैं जानवर बहुत महंगा है, लेकिन कराची में आपको उससे ज़्यादा कुर्बानी होती है। और ये मैंने बेशतर ऐसे लोगों को देखा है जो वाक़तन गोश्त अपने घर में रखने के बजाय वो निकलते हैं और दूसरों को बांटते हैं। और ये एक तरीका है। आप क्या कहीं स्पेसिफिक जगह पे देते हैं आपकी फैमिली गोश्त, या जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है कभी भी कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं तो आप दे देंगे? नहीं, जैसे सर बोल रहे थे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको दे दें, लेकिन कहीं जहाँ के, क्योंकि हमें कुछ पता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हैं लोग ऐसे जो बेचारे थोड़े वीक हैं, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं ताकि उनका पेट भर जाए। हम लोग तो डेली ये चीज़ें खाते रहते हैं, वो बेचारे नहीं खा पाते, तो उन लोगों के लिए तो यानी यही प्रैक्टिस रहती है आपकी कि गोश्त अलग से डिवाइड कर लिया और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जाके खुद वहाँ पर देना। जमाल साहब, आप लोगों की क्या प्रैक्टिस होती है फैमिली में? आप लोग कैसे? ऑलमोस्ट यही हुआ है, आज भी यही हुआ है कि जो हमेशा प्रैक्टिस होती है कि कुर्बानी के वक्त जितने लोग आते हैं वो गोश्त के लिए जो डिजर्विंग लोग होते हैं, तो जब ढूंढ के देने से बेहतर जब ऑन स्पॉट आ जाते हैं तो वहीं के वहीं आधा बकरा तो वही बढ़ जाता है, जो बचता है आधा तो उसमें फिर थोड़ा सा घर के लिए और बाकी जो में
या कुछ सोच कर देते हैं? यही तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि कुर्बानी के वक्त जो डिजर्विंग लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कुर्बानी के टाइम पे, जी तो गली मोहल्लों में और इलाकों में, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उन्हें दे दें, ताकि एक फरीज़ा अंजाम हो जाए कि जो एक तीसरा शेयर होता है, 3 शेयर होते हैं इसमें, जो मुस्तकीन का शेयर होता है आप उनको दे देना कि फिर आप बाद में ढूंढने निकले, वो ज़्यादा आसान होता है। तो मैं अमूमन यही कर लेता हूँ। सही, ये 2 मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। अली, आपकी फैमिली में कौन सी प्रैक्टिस अपनाई जाती है? मेरे ख्याल से बिल्कुल जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है उसी को फॉलो किया जाता है। जो जाके ढूंढते हैं लोगों को, जाके देते हैं, या जिस तरह रैंडमली खुद मांगने के लिए लोग आ रहे हैं डिजर्विंग हैं? देखिए, इसमें दोनों तरीके से होता है काम कि एक तो खुद जो घरों पे जो है हमारे अंडर प्रिविलेज जो तबका है वो खुद अप्रोच करता है और उसमें तकसीम की जाती है। और इसके अलावा कुछ आबादियाँ ऐसी हैं, मेरा ताल्लुक़ और मेरी रिहाइश भी जो जिस जगह से है वहाँ पे एक बहुत बड़ी अंडर प्रिविलेज आबादी रहती है, तो वो लाजमी सी बात है एक्सपेक्ट कर रही होती है कि यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी बकरीद के मौके पर। तो यकीनन ये वाली जो प्रैक्टिस है ये हम इलाकों में भी जाके वहाँ पे जो है तकसीम का सिलसिला उसको पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल। आसिफ साहब, आप क्या प्रेफर करते हैं कि जाके यू सर्च फॉर डिजर्विंग पीपल, या फिर जो, क्योंकि सबके पास आते हैं, जो डिजर्विंग लोग होते हैं हर किसी के पास आते हैं? देखें, जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं यकीनी तौर पर वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुर्बानी का फिर मकसद यही है कि भाई आपने कुर्बानी की है, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि साल भर गोश्त नहीं खा सकते, और जिस तरह भी महंगाई हो गई है, कीमतें हो गई हैं, तो यही वक्त होता है। तो मेरे पास भी मेरे जो अपने लोग काम करते हैं, करीब के लोग हैं, साल से ये है कि बेशतर तो उन्हीं लोगों को वो करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी डिज़र्विंग होते हैं और वो पहले से भी कह देते हैं कि भाई, और उनका राइट भी बनता है। पहले से ये कि उसके अलावा बहुत सौ को ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनको इवनिंग में अपनी गाड़ी पे रख के मैं और बच्चे मेरे हम खुद ही जाकर उनको डिलीवर करते हैं, इसलिए कि बजाय इसके कि उनको जमा करें या उनको कॉल करके बुलाएं, उससे बेहतर जब जाके देते हैं तो खुशी कुछ और ही होती है उनकी। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस अब खत्म हो गई है कि एक दूसरे के घर भेजना, और लोग कर्टसी में भी भेजते हैं कि इन्होंने हमारे घर भेजा, चले हम भी भेज दें, तो इस तरह तो बहुत बड़ा हिस्सा तो इसी तरह निकल जाता है? देखें, बिल्कुल हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस ये रही है मादी में, लेकिन इसमें मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली हम अभी कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि कुछ सालों पहले हमारे घर में भी यही होता था कि आपने भेजा, हमने कर्टसी में दोबारा आपको भेजा, लेकिन अब हमने काफी सालों से इस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया कि जो डिजर्विंग है वहीं तक पहुंचे ना। बिल्कुल होना भी ये चाहिए कि भाई आप कुर्बानी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीज़ है कि भाई आपने जो कुर्बानी करनी है उन तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद है, और अगर इस तरह से पहुंचाएं सही जगह तक अगर हम पहुंचाएं तो बहुत सारे तो मसाइल लोगों के डेफिशिएंसी, जो उनकी डेफिशिएंसी खाने की हो जाती है, उस हवाले से तो एड्रेस हो जाए। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, देखें, एक तो ये ईद उल अज़हा का तो चले मौका हो गया, इस किस्म की ये प्रैक्टिस अब जिस तरह का हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बन गया है, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, जो पोजीशन है, अब हमें कंटिन्यू इस तरह की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना खुदा न खास्ता मैं तो ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों और हालात में जिस तरह साउथ अफ्रीका के ममालिक और दीगर ममालिक के, कहीं खुदा न खास्ता लोग उस तरफ ना चले जाएं कि भाई ये अफोर्ड करने वाले लोग हैं, ये तो थर में तो ऑलरेडी हो रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन जो है वो सबके लिए अलार्मिंग होगी। तो मैं तो अल्लाह करे और इसमें बेहतरी आए और आ भी रही है, लेकिन चंद लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को अब ये काम करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को काम करना पड़ेगा। हुमायूं, बहुत सारे जो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको अब ये मैसेजेस देने चाहिए? आप अपने इंस्टाग्राम से, अपने फेसबुक से, डिफरेंट पेजेस से स्टार्टअप क्यों नहीं लेते हैं छोटे छोटे मैसेजेस देना, ताकि जो आपको लोग फॉलो करें एटलीस्ट वो तो ये प्रैक्टिस अपनाएं? अलवीना, ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, जहाँ मुझसे होता है पॉसिबल वो चीज़ मैं एड्रेस करता हूँ, हर चीज़ के ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी का गोश्त हो गया, हर इशू के ऊपर, जैसे कश्मीर है, ये वो, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है जिससे मैं वो कर रहा होता हूँ प्रैक्टिस में। अल्लाह करे कि लोग उसको फॉलो करें। कैपेसिटी में तो मैटर करती हैं, हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है, हमारी पावर इतनी नहीं है, वी आर नॉट अ गवर्नमेंट कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें ज़्यादा, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हम कर ही सकते हैं इशूज़ को। जमाल साहब, और कौन सी एक ऐसी चीज़ है, एलिमेंट है जो ईद में यू वांट मैंडेटरी इन योर फैमिली, इसके बगैर ईद इज़ नॉट कंप्लीट, ये वाली ईद? वो तो जाहिर है फैमिली के गेट टुगेदर है, और उसके बाद जिस तरह आसिफ भाई बता रहे थे, इस
तरह हम भी अपनी वालदा के पास जाते हैं, बड़े भाई के साथ रहती हैं, सारे भाई बहन वहाँ जमा होते हैं और एक बहुत अच्छा हल्ला गुल्ला होता है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते, वो मैंडेटरी है। दूसरी बात जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो गोश्त की आप लोग बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब हमें इस ट्रेंड को चेंज करना चाहिए कि हम जो आपस में देके ये एक बड़ा गोश्त का हिस्सा इसको हम ज़ाया कर लेते हैं। और क्योंकि अब हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि बेताशर लोग पहले ऐसे थे कि जो शायद सफ़ेद पोशी की वजह से सामने नहीं आते थे, लेकिन अब सफ़ेद पोश लोग भी सामने आ जाते हैं, बहुत खामोशी से मुखातिब होते हैं और नहीं होते और वो खामोशी से अपनी हाजत बता देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो सफ़ेद पोश लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगर उस चीज़ को भी हम इस अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सकेगा। लेकिन जो हमारा बैगर एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा खराबी की वजह है कि हमने शहर में ऐसे भी बहुत सारे मकामात देखे हैं जहाँ वो गोश्त जमा करके बेचने के लिए चले जाते हैं। अच्छा। ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो थैलियाँ रखते संभाल के लेते हैं, लेकिन वो तो आराम से वो समझ आ जाती है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, तो फिर हम कोशिश करें उसको देखें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको उन मुस्तकीन को ढूंढ कर पहुंचाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह तो वो प्रोफेशनल लोग और स्टॉक जमा करने की दौड़ लगी होती है बैगर्स में, तो वो स्टॉक जमा करने वाले तो फिर वो मुस्तकीन का उनका हक खा जाते हैं। मैं आपको बड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। किस्सा मैं यही से सुनूंगी आपसे, लेकिन एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आप अपने इस किस्से को कंटिन्यू कीजिएगा। जमाल साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल कुछ रैपिड फायर सेशन कर रहे थे हम, अपने मेहमानों से जान रहे थे, कुछ सवाल येस और नो में उनको देने पड़े और कुछ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अपना सिर्फ और सिर्फ एक जवाब देना पड़ा। अली खुर्शीदी साहब, आपसे एंड किया था और आपसे ही अब जानना चाहूँगी कि ईद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस ईद पर, जो कि आपको लगता है कि सोसाइटी में इसकी करेक्शन की ज़रूरत है। देखें, जैसे ईद कुर्बा जो है वो बिल्कुल क्लियर मैसेज है, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जाती है, तो एक ईसार और कुर्बानी का जो जज्बे का मैसेज है वो आज से सदियों पहले, सालों पहले जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो करके जो मैसेज ईसार और कुर्बानी का था उसी को रेप्लिकेट करने की बात करूँगा, उसी को इम्प्लीमेंट करने की कहीं मैसेज कौम को दिया जाएगा। क्योंकि ये कौम जो है ना, इन 70 सालों में कमोबेश जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरती भी आई है, मगर एक बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि कौम यकजा है, जो कौमी इश्यूज आते हैं उस पर पूरी कौम जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। और फिर मुल्क की दिफा के लिए जो कुर्बानी और इसार का जज्बा है, और ख़ासकर जो मौजूदा सरहदों पे जो सूरत हाल चल रही है कश्मीर के हवाले से, जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, तो उसमें जो कुर्बानी वाला अंसर है वो हमारी कौम की बहैसियत कौम एक स्ट्रेंथ है। उसी को मैं चाहूँगा कि पूरी कौम जो है वो इस पैशन को, इस जज्बे को कैरी करे, ताकि इंटरनेशनली जो है हमारे पास जो खदशात हैं और जो हमारी सरहदों की सूरत हाल है उससे नबरदाज़मा होने के लिए फ़ौज की हम जो है बैक एंड सपोर्ट कर सकें। जमाल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सोसाइटी में करेक्शन की जिसकी ज़रूरत हो। देखिए, सोसाइटी को सबसे पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी ने 70 सालों में ये तय कर लिया है कि अगर इस मुल्क में, इस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है तो हमने खुद तय कर लिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। या अगर हमारे इदारों में ख़राबी है तो हमने सब्र कर लिया है कि ये ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इस बात को इंसिस्ट करने की ज़रूरत है कि ये वो चीज़ें, ये वो इदारे, ये वो सारा निज़ाम जो उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता है, जो उन्हें फैसिलिटेट करता है, तो वो खुद इस बात के लिए खड़े हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सिविल सोसाइटी है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से हमें इतनी बड़ी उसकी जो है एक सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े, जिस तरह कचरा फेंकना, हमने कचरा बाहर घरों से बाहर फेंका, जो डंपिंग एरियाज है वहाँ नहीं फेंका, फिर कुर्बानी की जो अलाइशें होती हैं जगह जगह बदबू और गंद कर देते हैं। क्या ये सैक्रिफाइस है हमारा? क्या मतलब अपना कचरा उठा के बाहर फेंक देना? हमें अब एक सिविलाइज्ड कौम बनना पड़ेगा कि अगर हम अपनी सिविलाइजेशन कैसे लेकर आए, हम खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा हमें। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 लोग बैठे या 10 लोग बैठे हुए, ये बात अपने आप से स्टार्ट मैंने कहा ना कि हमने ज़हनी तौर पे इस बात को कबूल कर ले कि हमने कचरे के
पास ही हमारा घर है तो हमने कचरे के साथ ही रहना है। ज़हनी तौर पे हम बेसिकली ज़हनी तौर पे हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, लोगों को इस बात को मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कोई ड्राइव करनी पड़ेगी कि हम लोगों को समझा सकें कि जो कचरा है इसको हम संभाल के थैली में डाल के कोने में रख सकते हैं। ये अगर खुला को तोड़ के मेरे दरवाजे के सामने दोबारा आएगा। अगर हम अलाइश शहर में फेंकी रोड पे फेंक के चले जाते हैं, फुटपाथों पे डाल देते हैं, पार्कों में डाल देते हैं, इसी अलाइश को संभालने के लिए एक बड़े साइज का एक शॉपर आता है जिसमें बंद करके हम किसी मखसूस जगह पर जाके पहुंचा सकते हैं। हमारा शहर खराबी से बचेगा, गंदगी से बचेगा, मुझी बीमारियों से बचेगा, सफाई सुथराई, बहुत सारी चीजें जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इस वाले से? तीन चीज़ें, एक तो खुशी के मौके पे वो जो नीडी लोग हैं उनको बिल्कुल याद रखें सबसे ज़्यादा। दूसरी ये कि जो हमारे पुलिस के लोग, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अब वो पुलिस के लोग या वो फौजी जवान जो सरहदों पे हैं और सरहदों पे रहकर हमारी ईद को सिक्योर बना रहे हैं, उनको बिल्कुल याद रखें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ख़ास तौर पर आज के दिन हमारी एक बहुत बड़ी यूथ है, तो इस यूथ को सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर सोशल मीडिया पहले भी यही बात कर रहे थे, मैं हुमायूं से यही कह रही थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करता हो सोसाइटी को, उनको ज़रूरत है कि वो पॉजिटिव मैसेजेस दें। उनको देख के अगर पूरी सोसाइटी नहीं तो 3-4 लोग तो दुरुस्त हो ही सकते हैं। बिल्कुल, और डायरेक्शन सेट करते हैं ना। देखिए, आने वाली जो नस्ल है, यूथ जो है, उसने डायरेक्शन सेट करनी है। अगर वो नेगेटिव चीज़ें देंगे तो वो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमारे यहाँ मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का आज, तो उसको चाहिए कि वो बेहतर की तरफ बिल्कुल और आज के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी हुमायूं, ये जो सोशल मीडिया पे अजीब सा बुखार टिकटॉक का चढ़ा हुआ है लोगों को, आपको तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो यूज़ नहीं किया है और ऐसा कुछ है भी। बाकी ये कि जो लोग बना रहे हैं प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बेहतर नहीं है कि किसी पॉजिटिव चीज़ पे आप ट्विटर पे माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप जो आपको फ्री ब्लॉग्स आप बना सकते हैं, आप पॉजिटिव मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, बस वो एक काउंसलिंग नहीं है हमारे मुल्क में, तो उस वजह से वो मिसयूज हो रहा है। ये कैसे आएगी? स्कूलिंग से, क्योंकि आपने चेक किया होगा कि मैट्रिक के बाद बच्चे को नहीं पता होता उसने क्या करना है। फादर ने बोल दिया इंजीनियर बनना है, बड़ा भाई इंजीनियर बना था, तो छोटा वाला तक इंजीनियर बनेंगे सारे। हाँ जी, ये शिकार तो मैं भी हूँ। मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश की जा रही थी, और क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में सब डॉक्टर्स हैं, तो मुझे भी एक ही लड़की सिर्फ डॉक्टर ही बनती है यहाँ पे। तो मैंने FSC तक तो किया, उसके बाद फिर मैं बगावत पे उतर आई। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा यू आर नॉट डॉक्टर मटेरियल, यू आर समथिंग टू बी लाइक एंकर, जर्नलिस्ट। मैंने कहा अच्छा, और जिन्होंने मुझे बोला और वो मेरे ऑलरेडी आइडियल टीचर थे, मैंने कहा अच्छा, अब मुझे ये सर एहतशाम ने कहा है तो ये 100% सही होगा। तो मेरी अम्मी शुरू में बहुत नाराज़ होती थी और पता नहीं क्या क्या बोलती थी कि क्या सिखा दिया, ये कैसे टीचर्स हैं। तो सर काउंसलिंग की बात होती है तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को काउंसिल करते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे पेरेंट्स का। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है तो जब उनके प्रोफेशन के चूज़ करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है लूप होल्स होते हैं वहाँ पर। इसी तरह हम सिविलाइजेशन की बात कर लें तो सिविलाइजेशन आखिर कैसे होगी, किस तरह हम एथिक्स और नॉर्म सिखाएंगे बच्चों को? देखिए, ये तो बच्चों की बाज़ दफ़ा बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ज़िद होती है कि मैंने यहाँ जाना है, तो उसमें वालिदैन का भी कसूर कहीं होता है और कहीं नहीं होता। लेकिन जो चीज़ हम सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया कर रही है हमारी यूथ, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है कि जो हमारी यूथ इस काम को, इस टूल को किसी पॉजिटिव कामों में लगाकर, कोई क्रिएटिव काम में लगाकर कुछ कर सकती है, जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं बहुत सारे लोग। यानी हमारे एक पाकिस्तानी बच्चे ने वो एक वर्ल्ड कोई गेम का भी जीता है इनाम कुछ दिनों पहले। तो हम इसको पॉजिटिवली तरफ नहीं लेके जाते, हम इसको खेल कूद तक महदूद रखते हैं, और वेस्टेज ऑफ टाइम और टिकटॉक बनाया और उस पर बेतुकी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। यहाँ पर बात की क्योंकि इस ईद के मौके पर बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि हमें दिखाई देते हैं, जिस तरह जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट उनके साथ होना, बहुत ख़राब तरीके से उनके साथ बर्ताव होना। जानवर अगर आप कुर्बानी के लिए लेकर आए, कभी राइट आप उसको खींच रहे हैं, कभी लेफ्ट खींच रहे हैं और ज़ोर से खींच रहे हैं। ये बच्चे जो हैं इसको समझते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन वो देख के बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी, मेरा एम्फेसिस इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा होता है
या शायद मैं एनिमल लवर हूँ या मेरे अंदर जानवर का एहसास बहुत देखिए, है। आप, मुझे यकीन हो गया कि आप एनिमल लवर हैं, क्योंकि ईद के मौके पर इन बारीक छोटी छोटी चीज़ों को कोई महसूस नहीं करता। वो जानवर खुद भी इंजॉय कर रहा होता है, घूमना फिरना, जानवरों को जिस तरह से कैद रखा जाता है तो वो लोग उसको घुमा रहे होते हैं। आफ्टर शो भी एक पिक्चर दिखाऊंगी जिस तरह जानवरों को लेकर आया जाता है, मतलब फुल पूरा वो जो वैगन वगैरह वो फुल, उसके बाद उनको रस्सियों से उल्टा लटका के पूरा साइड पे, जैसे हैंगर्स नहीं होते, आपने हैंगर्स लगा दिए वार्डरोब में, उस तरह उल्टा भी उनको लटका के लेकर आया जा रही है। ये क्या सब, ये क्या है? देखिए, ये तो वो चीज़ है कि जो एक कोई ताजिर अपने 100 जानवरों के ट्रक में 300 जानवर लाना चाह रहा है अपनी ट्रांसपोर्टेशन बचाने के लिए, तो उसने यकीनन उस जानवर के साथ जानवर जैसे सलूक करना है, तो इससे हम किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने काउंसलिंग का सवाल किया वो ठीक है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, माशरे को थोड़ा सा सुधारना चाहिए कि हम माशरे को गलत और सही की तमीज़ बता सकें कि ये सही है और ये गलत है। यानी पूरी दुनिया में जानवरों के अस्पताल जितने अच्छे हैं, शायद पाकिस्तान में इंसानों के अस्पताल इतने अच्छे ना हों। तो ये माशरे का फ़र्क है कि वो एक मौज़े माशरा बन चुकी, माशरे का फ़र्क है ये कि हम इंसानों के अस्पताल में भी वो सब चीज़ें नहीं दे पाते। टीवी शोज बहुत सारे होते हैं कि जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते वो क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। वैसे ये कि खाली आप ये जानवरों के साथ तो नहीं कर रहा, आजकल तो इंसान इंसानों के साथ कर रहा है। असेंबली फ्लोर पे आप देखें रस्सियां खींची जा रही हैं, एक दूसरे को गालियां बकी जा रही हैं, चैनल्स को सेंसर करना पड़ रहा है। जब आप उस फ्लोर पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं और वो देखने वाला जब देख रहा होता है तो मतलब उसका तासुर कोई अच्छा नहीं होता। तो पहले तो उस सतह पे चीजों को सही करने की जरूरत है। तो यानी बच्चों में तो बाद में आएगा और जनरेशन में तो बाद में आएगा, पहले जो बड़े हैं वो खुद को सिविलाइज कर लें। अली, आप क्या समझते हैं कि कैसे सिविलाइजेशन का प्रोसेस आखिर कौन से चैनल से बेहतर होगा? इस ये काउंसलिंग वाली बात जो कर रहे थे अभी आप लोग, तो उसमें मैं बस एक अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर था कि आज़ादी इजहार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। तो इस शेर में ही जो है ना हमारी कौम, जो हम जिस तरह हम लोग बिहेवियर करते हैं, हमारा बिहेवियर है, और ये सारी फिक्र तदब्बुर की बात कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो हमें फिक्र तदब्बुर का सलीका सीखना होगा ना। अल्लामा इकबाल के शेर को अगर मैं बुनियाद बनाऊँ तो वो हमारा है स्कूलिंग सिस्टम, और ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि कोई एक हुकूमत आई, कोई एक क्या एडमिनिस्ट्रेशन आई और उसने जो एफर्ट्स किए, ये एक लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। अनफॉर्चुनेटली होता ये चला आया है पाकिस्तान में 70 सालों में कि एजुकेशन को अगर हम लोग सियासत से बालातर कर देते, मैं किसी जमात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमने वो जो एजुकेशन का जो इन्हांसमेंट का जो फैक्टर था उस पर हमने कहीं भी वर्क नहीं किया 70 साल। आज भी हमारा तालीमी निज़ाम उठा के देख लीजिए तो वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं करता है। मतलब अगर हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम पे चले जाते हैं और फिर उसकी क्लास का स्टैंडर्ड और हमारे जो देसी तालीमी निज़ाम है उसका स्टैंडर्ड, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे जब हम, तो फिर हम ये वाली सूरत हाल पे आ सकेंगे कि हम सोशल मीडिया के अच्छे और बुरे इस्तेमाल की तमीज़ उस बच्चे में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होगी। तो ये प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होना है। हम लोग क्या करते हैं कि वो कैंसर का इलाज डिस्पेरिन से कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अब जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर का को कोट किया तो मैं उसी की बात करूं तो उसमें मतलब बेहयाई का फैक्टर आ गया, खुराफात का फैक्टर है, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उस पर बैन लगा दिया जाएगा। उसको, उस बच्चे को, उस नौजवान को इतना सिविलाइज करना कि वो खुद जान सके, परख सके, देख सके कि वो अच्छा है बुरा है, ये काम हमने इन 70 सालों में नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली इसको करने की ज़रूरत है और इस पे कॉमन एजेंडे पे आना होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, उसमें हमें 1 पॉइंट एजेंडे पे आना होगा और एज अ कॉम मेहनत करनी होगी, तभी जाके इन तमाम इश्यूज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, आसिफ हसनैन साहब और हुमायूं हमें ज्वाइन करने के लिए। ईद के दिन भी जो है आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और व्यूअर्स जो हैं शो में आपको देख पाए, क्योंकि व्यूअर्स आपकी बातें डेफिनेटली सुनना चाह रहे थे। डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हमारे पास मौजूद रहे, एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी हमने आपके लिए सामने रखा। और इसी मैसेज के साथ मैं कोट करना चाहूँगी कि जानवरों का भी ख्याल रखें और अफवाज पाकिस्तान को सलाम है, क्योंकि उनकी वजह से, जिस तरह आसिफ साहब ने भी कहा
कि हम लोग सेफ़ और सिक्योर जो है ईद मना रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान से एक बार फिर वही मैसेज कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पिवटल रोल उनको प्ले करना होगा। स्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन, गवर्नमेंट, तमाम तर जो डोमेन्स हैं उन सबको वन पेज पर आना होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।